नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, आप याद कीजिए कि अमेरिका और इजिप्ट की यात्रा से लौटते हुए मोदी जी ने जेपी नड्डा, जो उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनसे सवाल किया था कि देश में क्या चल रहा है। और आज भोपाल में बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी जी ने जिस तरह की बातें की हैं, उसमें उन्होंने बता दिया है कि देश में अब चुनाव तक क्या चलेगा। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि चुनाव तक अब सिर्फ और सिर्फ देश में फिर से हिंदू और मुसलमान का खेल चलेगा और लोगों को परिवारवाद की याद दिलाते हुए कांग्रेस के खिलाफ करने के बीजेपी के दांव और पेंच चलेंगे। दरअसल आज भोपाल में मोदी जी ने अपना रोड शो तो बारिश के डर से रद्द कर दिया, मगर बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत जलसे में कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए मोदी जी ने खूब गरजने बरसने की कोशिश की और उनकी ये कोशिश बीजेपी के हार के डर को और खुलकर दिखा रही है। आज के भाषण में मोदी जी ने केवल बीजेपी के लिए वोट नहीं मांगे, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को यह भी समझाया कि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीएमके और सबसे बढ़कर कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देना चाहिए। मोदी जी ने परिवारवाद के घिसे पिटे आरोप को आज नए तरीके से लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि देश के विकास की गति को तीव्र बनाए रखना है तो अपने बेटे बेटियों और परिवार का भला चाहना है तो फिर आप भाजपा को वोट दीजिए। अगर गांधी परिवार के बच्चों, मुलायम सिंह के बेटे, लालू प्रसाद यादव के बच्चों, शरद पवार की बिटिया, करुणानिधि के पोते पोतियों, फारूक अब्दुल्ला के बच्चों और के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो उनके दलों को वोट कीजिए। और अगर नहीं करना है तो फिर आइए इधर और मोदी जी की पार्टी को वोट दीजिए। आइए सुन लेते हैं मोदी जी को। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों, पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मेरे देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। सुन लिया आपने। बहुत ही नाटकीय अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां नजर आ रहे हैं। विदेश से लौटते ही चुनाव का मोर्चा संभालने वाले मोदी जी आज विपक्षी दलों के एकजुट होने की कोशिश पर भी तिल मिलाए हुए नजर आए और कांग्रेस की 5 गारंटियों से परेशान नजर आए। मोदी जी ने विपक्ष के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी मैं दे रहा हूं। जिसने गरीब और देश को लूटा है उससे हिसाब होकर रहेगा। कानून का डंडा चल रहा है, जेल की सलाखें सामने दिख रही हैं तो ये दल जुगलबंदी कर रहे हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भ्रष्टाचार के एक्शन से बचने का है। विपक्षी एकता के पीछे 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। जरा ये भी सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पर एक वार करते हुए। लेकिन ये क्यों सुना रहा हूं, कई सारे साथी कहते हैं कि आप प्लीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मत सुनाइए, मत दिखाइए। यहां इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि ये सब बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां कह क्यों रहे हैं, ये इसके बाद आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले ये सुन लीजिए। तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है
हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक्शन से बचने का ही है। भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ता इस बात को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे तो लोगों को इनकी वास्तविकता का पता चल ही जाएगा। तो बड़े जोश में नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आखिर गारंटी से मोदी जी इतने परेशान क्यों हो गए? आइए जरा सुन लीजिए। प्रियंका गांधी को अभी कुछ दिन पहले जबलपुर से मध्य प्रदेश के चुनावी सफर का उन्होंने आगाज किया था प्रियंका गांधी ने, और आगाज करते हुए प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की कुछ गारंटियों का जिक्र किया था। सुनिए प्रियंका गांधी को। यहां से गारंटी की बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और परेशान नजर आ रहे हैं। सुनिए प्रियंका गांधी को। तो बहनों और भाइयों, हम आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी, जो हम 100% लागू करेंगे। ये मेरा वादा है आपको। यही वादा मैंने कर्नाटका में किया, यही वादा कर्नाटका के नेताओं ने किया, राहुल गांधी जी ने किया, और कर्नाटका की सरकार बनते ही उस कैबिनेट ने पास किया हुआ है। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए। 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं, कर्मचारियों का दर्द हम समझते हैं। आप देखिए इन्होंने क्या नहीं किया। आर्मी में भी इन्होंने 4 साल का वो कर दिया है, कर्मचारियों का पेंशन कटवा दिया है। तो हम कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी सारे सुन लें, पुरानी पेंशन लागू होगी। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था उसको पूरा करेंगे, और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। ये हमारी गारंटी है। तो दोस्तों, इसी सभा में प्रियंका गांधी ने शिवराज सिंह सरकार की 224 घोटालों की लिस्ट भी गिनाई थी। वो भी सुन लेते हैं, क्योंकि यहां पहली गारंटी की बात और उस पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोटालों की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन प्रियंका गांधी कह रही हैं कि 220 दिनों में 220 महीनों में 224 घोटाले शिवराज सरकार ने कर दिए। तो घोटालों और भ्रष्टाचार की बात करने वाली बीजेपी जरा अपनी तरफ ही देखे, अपने दामन में झांक कर देखे कि कितने घोटाले उनके साथ चिपके हुए हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिना रहे थे। सुनिए जरा। व्यापम घोटाला, शिक्षक पात्रा भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती का घोटाला, खनन घोटाला, कोरोना घोटाला, बिजली विभाग का घोटाला,
ई टेंडर का घोटाला, टीवी सेट वितरण का घोटाला, कितने सारे घोटाले हैं। इतनी लंबी लिस्ट है घोटालों की कि जो मोदी जी ने वो गालियों वाली लिस्ट निकाली, उससे लंबी तो ये लिस्ट है। नर्मदा मैया को नहीं छोड़ा, खनन करा रहे हैं वहां, महाकाल के कॉरिडोर को नहीं छोड़ा। एक पुजारी जी है महाकाल के, मेरा उनसे संपर्क है, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा कि तेज हवा चल रही है, औरतें इन्होंने बनाई है सारी गिर रही हैं, क्योंकि उसमें भी घोटाला किया, उसमें भी किसी ने पैसे खाए। तो कहां रुकेंगे ये लोग? और जो आपकी संस्कृति है, जो यहाँ के संस्कार हैं, उनका आप याद कब दिलाएंगे नेताओं को? ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। 220 महीनों के शासन में 225 घोटाले किए हैं इन्होंने। तकरीबन हर महीने एक नया घोटाला कर रहे हैं। तो तकरीबन हर महीने एक नया घोटाला, ये कह रही हैं प्रियंका गांधी। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर मोदी जी इतने परेशान क्यों हैं। खैर, आज भोपाल के इसी सभा में, जो मोदी जी की सभा, इस सभा में नहीं, ये तो सभा जबलपुर में थी प्रियंका गांधी की 12 तारीख को, इसी महीने की, यानी जून 12 को। और भोपाल में जो आज सभा थी, उसी सभा में मोदी जी ने चुनाव से पहले एक बार फिर हिंदू मुस्लिम मुद्दा खड़ा करने की नीयत से यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, या हिंदी में कहें तो समान नागरिक संहिता का शिगुफा छेड़ दिया है। अभी 4 दिन पहले ही अमेरिका में भारत में लोकतंत्र के डीएनए पर लंबा चौड़ा जवाब देने वाले मोदी जी देश में उसी डीएनए की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। और यही काम बीजेपी के कई नेता पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की खरी खरी बातों पर खरी खोटी सुना करके जो है यहां अपनी भड़ास निकालते हुए नजर आए। उनमें कुछ नाम आपके सामने है पहले से। हिमंता विश्व शर्मा हैं, जो असम के मुख्यमंत्री हैं। निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं। ऐसे नेताओं ने ओबामा की टिप्पणी पर उन्हें घेरा है। वहीं बीजेपी की सोशल मीडिया आर्मी ने व्हाइट हाउस में मोदी जी से सवाल पूछने वाली सबरीना सिद्दीकी को ट्रोल करना शुरू किया। अभी पिछले 4 दिन से ट्रोल हो रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की वो पत्रकार हैं, व्हाइट हाउस पत्रकार। तो आज व्हाइट हाउस ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे गलत और अस्वीकार्य बताया है। आइए जरा सुन लेते हैं कि व्हाइट हाउस की प्रवक्ता क्या कुछ कह रही हैं। सुनिए जरा, हिंदी में रूपांतरण नीचे है, लेकिन सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका में मोदी जी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। भारत में लोकतंत्र है और ये बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप पहला सेंटेंस ही कह रही हैं। जब पत्रकार पूछी थी कि लोग कहते हैं, लोग नहीं कहते हैं भाई, वहां है, कह रहे थे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बार बार नहीं सुनाना चाहूंगा, कई बार आप लोग सुन चुके हैं, लेकिन यहां प्रवक्ता क्या कह रही हैं व्हाइट हाउस की, सुनिए। So there's one thing I just want to address really quickly, which I think is really important. It goes to Kelly O's question about Sabrina and what she has been dealing with since Thursday. So I just want to reiterate a little bit what John said, is that we're certainly here at the White House under this administration. We're committed to the freedom of the press, which is why we had the press conference last week. So just want to remind folks, that's why we had the press conference last week. And just to also just repeat what you just all heard from my colleague, we are certainly condemn any efforts of intimidation or harassment of a journalist or any journalist that is just trying to do their job. And so I just want to be very clear about that. तो कड़े शब्दों में निंदा कर रही हैं, कहें तो व्हाइट हाउस निंदा कर रहा है, जिस व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट गेस्ट बन के गए थे। तो लोकतंत्र पर मोदी जी के विचारों की पोल खुलने में जरा सी भी देर नहीं लगी है। एक तरफ आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे, और अभी 4 दिन बाद क्या कुछ है, सब कुछ आप सबके सामने है। खुद मोदी जी ने और उनकी पार्टी के नेताओं ने अपना सच अपनी बातों से जनता के सामने रख दिया है। दरअसल कांग्रेस जिस तेजी से अपना जनाधार बढ़ाती जा रही है, और कर्नाटक जीतने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जीतने की बात राहुल गांधी ने पटना में अपने कार्यकर्ताओं से जैसे की थी, उससे शायद बीजेपी और खासकर नरेंद्र मोदी परेशान हैं।
जरा सुन लेते हैं, रिकॉल करते हैं क्या कुछ कहा था राहुल गांधी ने सदाकत आश्रम पटना में अपने कार्यकर्ताओं को। यहां पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ। देखा आपने? तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी और नतीजा आपने देख लिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई, वैसे कर्नाटक में बीजेपी गायब हो गई। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों के साथ खड़े हैं। पूरा देश समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी का मतलब सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना, देश का पूरा धन उनके हवाले करना। कांग्रेस का मतलब गरीबों के साथ खड़ा होना, गरीबों के साथ मिलना, गले लगना और गरीबों के लिए काम करना। तो सुन रहे थे आप इस वक्त राहुल गांधी को पटना के सदाकत आश्रम में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था, उसमें साफ कहा था कि कांग्रेस पार्टी आगामी चुनाव में क्या कुछ करने जा रही है और अब आगामी चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस रणनीति बना रही है। कल ही तेलंगाना में बीआरएस के कई नेता जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और आज भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठकों की दौर अभी जारी है और जल्दी ही कांग्रेस नई टीम का ऐलान करने वाली है। इन सब से बीजेपी में हार का डर बढ़ता जा रहा है और आज मोदी जी ने अपने भाषण में उस डर को जो है वो पूरी तरह से उजागर कर दिया है। ऐसा लगा कि मानो मोदी जी चुनावी नतीजे आने से पहले ही हार को लेकर झुंझलाए हुए हैं। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव में अपना पलड़ा मजबूत करने के लिए बीजेपी फिर से देश में हिंदू मुस्लिम का माहौल खड़ा करेगी? क्या जनता कर्नाटक की तरह बजरंग बली जैसे मुद्दों में न बह करके महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग ऐसे तमाम मुद्दों पर फैसला सुनाएगी? आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में डिकोड करेंगे पीएम मोदी के भाषण को और समझेंगे कि क्या यह बीजेपी के हारने के डर से निकल रहा है भाषण, ऐसा भाषण जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। और साथ साथ जिस अमेरिका में जाकर द बॉस कहलवा रहे थे इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बॉस अमेरिका पहुंचे, मीडिया में आप सुने होंगे। वो बॉस जो हैं जैसे ही भारत आए, उधर अमेरिका से जो बातें आ रही हैं वो क्या हिंदुस्तान के लिए सुखदायी हैं? बहुत सारे सवाल हैं। क्या कांग्रेस की पहल से घबरा गए हैं मोदी? समझते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं और आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, धनंजय जी हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं और अमलिंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत है और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। खास दिन बीजेपी के लिए, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री, उनके नेता गरज रहे थे भोपाल में, लेकिन क्या वो गरज रहे थे या डर था, या जो कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जो भाषण में कहा था उसको लेकर के अपनी झुंझलाहट और प्रतिक्रिया दे रहे थे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं कि आगामी चुनाव जो है कर्नाटक से भी ज़्यादा मुश्किल भरे होने वाले हैं चुनाव 5 राज्यों के, और उसमें भी मध्य प्रदेश का चुनाव बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा हुआ है, ऐसा समझ रहे हैं? और क्या जो अमेरिका से बातें आ रही हैं वो भी उनकी झुंझलाहट के कारण है?
बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं जो अभी हम करेंगे आने वाले समय में। इसी कार्यक्रम को जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे सीधे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूं कि किस रूप में देखा जाए इस झुंझलाहट को। क्या घबराए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या डर गए हैं? चुनाव के रिजल्ट से पहले ही हार कबूल कर ली है बीजेपी ने, इसलिए डरे हुए हैं? किस रूप में देखा जाए? देखिए राजीव जी, किसी भी देशभक्त के लिए, भारत को प्यार करने वाले की ये अपेक्षा थी कि मोदी जी विदेश यात्रा से लौटेंगे तो सबसे पहले मणिपुर जाएंगे और मणिपुर में जो वहां स्थिति है लोगों के घाव पे मलहम लगाएंगे। मुझे अफसोस हुआ, मुझे निराशा हुई और मेरे साथ करोड़ों भारतवासियों को, देश को प्यार करने वालों को निराशा हुई होगी कि मणिपुर में एक शब्द न बोलकर, वहां फाहा न रखने के बजाय वो भोपाल में चुनाव यात्रा में चले गए। देखिए, आपने कहा कि ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई करा रहे हैं राजीव जी। वास्तविकता में ये जो गए हैं मिस्र में, केवल ये वहां पे मस्जिद घूमे हैं और ये जो भोपाल के अंदर इन्होंने भाषण दिया है केवल पसमंदा मुसलमानों के बारे में इन्होंने बात की है। देखिए राजीव जी, वास्तविकता में हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का जितना ह्रास, जितना नुकसान सनातन काल में नहीं हुआ, हजारों साल में नहीं हुआ, पिछले 9 साल में हो गया। इन्होंने मेरे प्यारे धर्म को, जो विश्व का सबसे सहनशील और प्यार करने वाला, सद्भाव और समभाव वाला धर्म था, उसको पूरे विश्व में बदनाम करके छोड़ दिया है। पूरे विश्व में जो मेरे रिश्तेदार और मेरे बच्चे रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं और वो हिंदू हैं, वहां पे इन्होंने हिंदुत्व का जो एक गलत नजरिया पेश किया है। कोई कॉरेस्पॉन्डेंट, कोई जर्नलिस्ट आपसे अगर प्रश्न पूछता है, उसके मूल का ध्यान रख के, उसका धर्म का ध्यान रख के जैसे उसके पीछे पड़ जाते हैं। एक देश के जो सॉवरेन कंट्री है, उसके राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, जो 2 बार वहां के राष्ट्रपति बने, उसके धर्म के मूल पर जिस प्रकार का प्रहार ये करते हैं, वास्तविकता में ये हिंदू धर्म की नींव पर प्रहार कर रहे हैं। जो अपेक्षा हमारी थी, जो इस समय देश की ज्वलंत समस्याएं थीं, आपने देखा जिस प्रकार पुरौला में इन्होंने आग लगाई, वही आग अब हिमाचल प्रदेश में पहुंच गई है। जो आग इन्होंने मणिपुर में लगाई, जो वहां पे धर्मों के बीच में लड़ाई की, उसकी आग अब मेघालय और आसाम में पहुंच रही है। ये पूरे देश को अग्नि में झोंक रहे हैं। पूरे विश्व में मेरे देश को, मेरे धर्म को, मेरे प्यारे जो मातृभूमि है उसको बदनाम कर रहे हैं। और ये मेरा पहला कर्तव्य है, मैं सारे उन लोगों को जो हिंदू धर्म में या इस्लाम में या सिख धर्म में या बौद्ध और जैन धर्म में विश्वास करते हैं, जो इस देश को प्यार करते हैं, जो हिंदू धर्म को ये मानते हैं कि वो सनातन काल से चला आया और शाश्वत धर्म है, जो नाश आज तक नहीं हुआ, उसकी रक्षा करने के लिए इन ढोंगी हिंदुओं को, इन नकली और फर्जी हिंदुओं को, जो हिंदू के बीच में भेद कर रहे हैं, मुसलमान के बीच में भेद कर रहे हैं, उन लोगों से संघर्ष करें। इस देश का जो हमारा गौरव है उसको वापस लाएं और फिर हम उसी प्रकार के हिंदू धर्म की जो हमारी सहिष्णुता है, जो प्यार और सद्भाव है, समभाव है, उसको पुनर्स्थापित करें और भारतवर्ष को सभी धर्मनिरपेक्ष जो शक्तियां हैं, जो मॉडरेट शक्तियां हैं, वो एकत्रित होकर आपस में सामंजस्य से इन विद्वेषकारी, विध्वंसकारी शक्तियों का नाश करने के लिए एकजुट हो और हम अपनी जो हमारी महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, BR अम्बेडकर और नेहरू जी की हमारी परंपरा है, उसको कायम करके हिंदुस्तान की जो हमारी सार्वभौमिकता है, जो हमारा एकता है, उसको एक जो हमारी अखंडता है उसको कायम करें और सभी धर्मों के बीच में सद्भाव और इन तोड़ने वाली शक्तियों को पराजित करके देश की जो हमारा पुराना गौरव है उसको वापस लाए। राजीव जी, देश का पुराना गौरव वापस हो, कह रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में जो नज़र आए, जो कहते हुए, बोलते हुए अपने कार्यकर्ताओं, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश, लेकिन क्या ये जोश कहीं ज़्यादा डाउन तो नहीं था?
हाउ इज़ द जोश कहने वाले मोदी जी जो हैं, हाउडी मोदी कहलाने वाले, उधर अमेरिका में जो मोदी मोदी के नारे लगवा रहे थे, वो मोदी जी अमेरिका में ही जब कहा जा रहा है कि जो कुछ सबरीना के साथ हो रहा है, सबरीना सिद्दीकी, आप लोग नाम याद कर चुके होंगे अब तक, वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो पत्रकार हैं, व्हाइट हाउस की पत्रकार, जिन्होंने सवाल पूछा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और देश के अल्पसंख्यकों को लेकर के, देश के लोकतंत्र को लेकर के, देश में मानवाधिकार को लेकर के जो सवाल किया था, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा सा लेक्चर दिया था कि कैसे हमारे देश में लोकतंत्र है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए और उनके आने से पहले ही उनके जो साथी लोग हैं वो हमलावर हो गए, न सिर्फ सबरीना पे बल्कि उनके ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही दोस्त बराक पे, यानी बराक ओबामा पे। वो सब आप लोग जान चुके हैं। आज एक आधिकारिक टिप्पणी आई है, ज़रा उस पर भी हम लोग गौर फरमा लेते हैं, जिसके बारे में और जो अभी आप देख चुके, प्रवक्ता जो वहाँ की हैं वो कह रही हैं और प्रवक्ता का बयान उस पार्टी या उस कार्यालय का बयान होता है। ये प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनका बयान है, ये मान लीजिए। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, किस रूप में इसको देखा जाए। जरा हम आएंगे फिर से भोपाल की तरफ और जो बात कह रहे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी उधर भी आएंगे, लेकिन जरा उस चीज को भी समझा जाए। आपके जरिए समझना चाहता हूं कि अमेरिका अगर सीधा कहता है कि यह अस्वीकार्य है जो कुछ किया जा रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है सबरीना सिद्दीकी को लेकर के, यह अस्वीकार्य है, क्या आने वाले समय में ऐसे ही कुछ हम बयान बराक ओबामा के बारे में भी व्हाइट हाउस से सुनने वाले हैं क्या? ये भी एक सवाल तो उठता है जब ये सब यहाँ हो रहा है तो, क्योंकि बराक ओबामा पे भी एक नहीं बल्कि चार वरिष्ठ नेताओं ने अपनी बात रखी है। चारों का नाम फिर से गिना देता हूँ। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, उनके बाद फिर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उसके बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसके बाद आप देखिए कि नकवी साहब हैं जो पूर्व केंद्रीय मंत्री। इतने चार वरिष्ठ लोगों ने अगर ऐसा बयान दिया है तो ये अमेरिका के लिहाज से तो शर्मनाक होना चाहिए। कैसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो राजीव जी ये कि ये बयान जो आया है व्हाइट हाउस की तरफ से, और ये व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं जो स्क्रीन पे हैं, कैथरीन जीन, और इनको ये बयान क्यों देना पड़ा, पहले इस पे हम बात करते हैं। ये बयान इनको सबरीना सिद्दीकी के लिए देना पड़ा और सवाल पूछा गया। सबरीना सिद्दीकी, जैसा आपने बताया कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर, व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट है, सवाल पूछा। पत्रकार अगर सवाल नहीं पूछेगा व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर तो क्या वह कीर्तन करने गया? पत्रकार का काम है सवाल पूछना। राजीव जी, हमारा आपका सवाल पूछना काम है। यहाँ पे हम आपके सामने तो आप मुझसे सवाल पूछते हैं, ये काम है हम लोगों का। तो सबरीना सिद्दीकी के सवाल पे जिस तरीके का रिएक्शन हुआ भारत में, उनकी प्रेस सेक्रेटरी को क्यों आना पड़ा, इसका भी एक मैं बैकग्राउंड बता दूं, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं जिनको शायद ये नहीं मालूम है कि व्हाइट हाउस का सिस्टम चलता कैसा है। व्हाइट हाउस, राजीव जी, व्हाइट हाउस जो प्रेस कॉर्प्स है उसमें बहुत चुनिंदा पत्रकार होते हैं, यानी अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप और एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट वहां जाते हैं। कुल 49 पत्रकार हैं व्हाइट हाउस प्रेस कॉर्प्स में। ये व्हाइट हाउस प्रेस कॉर्प्स यानी एक एसोसिएशन जो व्हाइट हाउस को कवर करता है, ये कई छोटे मोटे देशों की सरकारों से ज्यादा शक्तिशाली है। साल में एक बार इनका डिनर होता है राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति बाइडेन इनमें से अधिकांश को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। वहां पे सबरीना ने सवाल पूछा तो प्रेस कॉर्प्स ने इसको बहुत बड़ा इशू बनाया अमेरिका के अंदर। इसलिए व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी को आके बयान देना पड़ा और बहुत सख्त बयान देना पड़ा। ये मानिए राजीव जी कि ये जो बयान आया है कैथरीन जीन का, इसका एक रीजन ओबामा के ऊपर जो छींटाकशी हुई है यहाँ पे, वो भी है। आगे हो सकता है कि प्रोवोकेशन हो
और अमेरिका बाध्य हो जाए ये बयान देने पर। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि मोदी जी ने अपनी कंस्टिट्यूंसी को बचाने के लिए या अपनी कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस करने के लिए ये तय कर लिया है कि जो उनकी जो यात्रा हुई है अमेरिका की, उसमें पानी फेर देना है। यानी कुल मिला के बचेगा जो डिफेंस डील्स बचेगा। डिफेंस डील्स अपनी जगह चलती रहेंगी, वो एक अलग मसला है। अमेरिका की कंपनियों को भी फायदा है उसमें, जनरल इलेक्ट्रिक का भी फायदा है, बिलियंस डॉलर्स की वो डील है। लेकिन ये रिश्तों में जो अमेरिका में जो, जैसा आपने कहा कि मोदी जी लोकतंत्र का बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे आए वहां पे, और वो उस भाषण के बाद क्या हो रहा है वो दिख रहा है। दूसरे की जो बाइडेन अगर चाहे भी तो भी ये मोदी जी के साथ खड़े नहीं हो सकते इस वक्त, क्योंकि अमेरिका के अंदर प्रेस फ्रीडम बहुत बड़ी एक, जैसा मैंने कहा कि व्हाइट हाउस प्रेस कॉर्प्स एक बहुत शक्तिशाली संगठन है अमेरिका के अंदर। अमेरिका के सिस्टम में शायद सबसे शक्तिशाली सिस्टम है, संगठन है। तो ये बैकग्राउंड है। अब मोदी जी अपनी कंस्टिट्यूंसी बचाएं कि अमेरिका से रिश्ते बचाएं। दूसरी चीज की देखिए, ओबामा, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, ओबामा कोई मामूली पॉलिटिशियन नहीं है। वो जो बाइडेन के बॉस रह चुके हैं जब जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे, और आखिरी दिन अपनी फेयरवेल स्पीच में ओबामा ने हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर यानी भारत रत्न के बराबर जो सम्मान है वो जो बाइडेन को दिया था। बहुत भावुक क्षण था वो, अगर वीडियो याद हो तो जी। और ओबामा को उनके जो बाइडेन के आंसू निकल आए तो रुमाल निकाल के उन्होंने पोछा भी था आंसू को। इतना भावनात्मक रिश्ता है। दूसरी बात, जो राजनीतिक रिश्ता है वो भी बता देता हूं आपको। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए प्राइमरीज होते हैं। जो बाइडेन पहली 3 प्राइमरी हार गए थे, चौथी प्राइमरी से उनका जीत का सिलसिला शुरू हुआ और वो राष्ट्रपति बन पाए। वो कब हुआ? जब ओबामा ने उनको सपोर्ट करना शुरू किया। वहां पे ओबामा ने जब अपना वजन डाला इनके कैंपेन में, तब जो बाइडेन का जो व्हाइट हाउस की तरफ जो मार्च था उसमें ताकत आई। तो बहुत भावनात्मक रिश्ता है दोनों का, पूर्व राष्ट्रपति का और राष्ट्रपति का। 8 साल साथ में काम कर चुके हैं। आप उनको ट्रोल करेंगे, और जो बाइडेन का छोड़ दीजिए, अमेरिका के समाज में, अमेरिका की सिविल सोसाइटी में, अमेरिका के प्रबुद्ध वर्ग में, अमेरिका की जनता के बीच में ओबामा की बहुत रिस्पेक्ट है। वो निर्मला सीतारमण या मुख्तार अब्बास नकवी के बोलने से वो प्रोवोक तो नहीं होंगे, लेकिन एक गलत संदेश जरूर जा रहा है, और भारत की तरफ से गलत संदेश जा रहा है। और ओबामा केवल अमेरिका में ही इन्फ्लुएंशियल नहीं है, उनको यूरोप में, दुनिया के तमाम देशों में बहुत सम्मान की निगाह से देखा जाता है। नोबेल प्राइज मिला है उनको। तो मुझे लगता है कि मोदी जी अपनी जिद में या अपने इको चैम्बर की वजह से या गलत एडवाइस की वजह से इस तरीके का काम करवा रहे हैं अपने मंत्रियों से, जो कि उनकी बहुत, जिसमें मुझे लगता है कि छीछा लेदरी होगी आगे चल के। राजीव जी। जी बिल्कुल। लेकिन मोदी जी जब अमेरिका से इधर इंडिया आए, और इंडिया में आज जब वो भोपाल पहुंचे, भोपाल में उनका रोड शो भी होना था। रोड शो बारिश की वजह से हैवी रेन कहा गया, बहुत भारी बारिश होगी, इसलिए वहां उन्होंने उसको कैंसिल करवा दिया। लेकिन जब भाषण दिए तो भाषण अपने कार्यकर्ताओं को, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, और वहां उन्होंने जो बात की उसमें विपक्षी एकता से लेकर कांग्रेस पर ज़बरदस्त ज़ोरदार प्रहार करते हुए और बहुत सारे घोटाले, कांग्रेस के घोटाले बताते हुए नजर आए। उन घोटालों का जिक्र, और इससे पहले जो शुरुआत में मैं ऑलरेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को हम लोग सुना चुके हैं आपको, फिर दोबारा नहीं सुनाने जा रहा हूं। लेकिन आना चाहता हूं शकील अख्तर जी के पास में, ज़रा उनसे समझते हैं कि
प्रधानमंत्री क्या ये जो भाषण दे रहे थे उसको आपने भी सुना शकील अख्तर जी, क्या प्रधानमंत्री का ये भाषण घबराहट भरा भाषण दिखाई देता है या प्रहार दिखाई देता है कांग्रेस के ऊपर, विपक्षी दलों के ऊपर? क्योंकि सबकी नजरें टिकी हुई थी पटना पे, और पटना को लेकर के जैसे ही पटना में मीटिंग खत्म हुई उसके बाद से आप याद कीजिए कि तमाम बीजेपी के नेता निकल के आए और अपने अपने ढंग से अपनी बात रख रहे थे। लेकिन आज एक घोटालों की जब बात हो रही थी तो शरद पवार ने भी कहा है कि गलत बात यहाँ कह रहे थे। घोटालों का जो जिक्र उन्होंने किया है प्रधानमंत्री ने, उसमें 2G घोटाले का जिक्र भी किया है, उसमें शरद पवार के घोटाले का जिक्र भी किया है। शरद पवार ने भी कहा है कि वो गलत बोल रहे हैं। 2G के मामले में जहां तक है कि ऑलरेडी कोर्ट कह चुका है कि ऐसा कुछ घोटाला था नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं। क्या प्रधानमंत्री, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं समान नागरिक संहिता की बात भी कर रहे हैं, यानी कि आप किसी रूप में हिंदू मुसलमान की तरफ भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे देखा जाए? क्या चुनाव में एक बार फिर से झूठ, फरेब और हिंदू मुसलमान, यही हम देखने वाले हैं, और जिसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से कर दी है, ये माना जाए? शकील अख्तर जी। देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपने जो कहा 2G के बारे में कि कोर्ट ने भी कह दिया है, कोर्ट से भी पहले जिन साहब ने ये 2G का पूरा तूमार बांधा था, विनोद राय जी CGA, उन्होंने कोर्ट में माफी मांग ली थी, बाकायदा लिखित में माफी मांगी है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि 2G के जितने आरोप थे वो मैंने गलत लगाए हैं। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती कि इस 2G के ऊपर केंद्र की UPA सरकार चली गई थी, उससे पहले 2013 में शीला दीक्षित की सरकार चली गई थी, और पूरे देश में इस 2G का माहौल बना दिया गया था। लेकिन 2G था क्या? ये विनोद राय ने खुद ने कहा है, जिन्होंने रिपोर्ट दी थी अपनी, कि ये 2G में कोई भी घोटाला नहीं हुआ है, कोई भी गड़बड़ नहीं हुई। तो ये एक माहौल बना के उसको पेश करना और जो सच्चाई है उसकी तरफ पर्दा डाल देना, ये काम जो है बीजेपी बहुत दिनों से कर रही है, 2012 से। और अभी जो है प्रधानमंत्री ने जो मध्य प्रदेश में बोला है, उसका कारण क्या है वो हम आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में इस समय बीजेपी की हालत बहुत खराब है। वहां से बीजेपी के नेताओं में कांग्रेस जाने की होड़ लगी हुई है। अभी कल ही शिवपुरी से जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की कॉन्स्टिट्यूंसी है, गुना शिवपुरी, वहां से एक बड़े नेता जो सिंधिया के साथ ही कांग्रेस में आए थे, राकेश गुप्ता जी, वो वापस जो है कांग्रेस में आ गए, और कमलनाथ जी ने भोपाल में उन्हें कांग्रेस की सदस्यता वापस दिलाई। राकेश गुप्ता जी कौन है? ये आज ज्योतिरादित्य की बुआ यशोधरा राजे ने पत्रकारों को बताया। यशोधरा राजे जी ये कहती हैं, उनके ये शब्द हैं कि राकेश गुप्ता जी बहुत प्रतिष्ठित परिवार के हैं, जैसे हमारा परिवार है राजमाता का। इतने प्रतिष्ठित परिवार के राकेश गुप्ता जी का वापस कांग्रेस में आना कितना नुकसान करेगा बीजेपी को, ये यशोधरा जी समझ रही है। और उससे पहले उसी शिवपुरी से, जहां से माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद रहे हैं, बैजनाथ सिंह यादव 500 गाड़ी के काफिले के साथ कांग्रेस में शामिल होने के लिए शिवपुरी से भोपाल गए थे। उससे पहले दीपक जोशी जी। दीपक जोशी जी कौन है? मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री रहे भाजपा के, पहले भाजपा के मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जी, सबसे सज्जन, सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री, उनके पुत्र जो खुद विधायक रहे थे, खुद पूर्व मंत्री रहे थे। और कौन गए? मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो भाजपा के बड़े मजबूत नेता हैं और बड़े राजपूत नेता हैं। वो मध्य प्रदेश में आज की तारीख में स्थिति यह है कि कांग्रेस के हर जिले के लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे जिले में किसी बीजेपी वाले को मत लाओ, हमारे यहां काडर में अव्यवस्था फैल रही है। और उधर कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के दोनों बड़े नेता हैं, उनके सामने समस्या यह है कि आने वाले को कैसे मना कर दें। तो इस पृष्ठभूमि में आज के प्रधानमंत्री के भाषण को देखा जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत बहुत खराब है, और ये पहला चुनाव मध्य प्रदेश में होने जा रहा है जहां पे कांग्रेस एकजुट है,
और बीजेपी आपस में लड़ रही है। नहीं तो इससे पहले यह होता था कि कांग्रेस हमेशा लड़ती हुई दिखती थी और बीजेपी एक पार्टी की तरह काम करती थी। तो आज मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेताओं में बहुत ज्यादा घबराहट है और उस घबराहट को दूर करने के प्रयास में मोदी जी ने आज का ये भाषण दिया है, जिसमें वो हिंदू मुसलमान भी लाए हैं, जिसमें एक एक नेता का व्यक्तिगत नाम लेके उनके बेटे बेटियों के बारे में भी कहा है, जो कि प्रधानमंत्री पद से बड़ा अशोभनीय लगता है इस तरह का भाषण देना। तो ये सारी की सारी घबराहट से भरी हुई प्रतिक्रिया है, जिसे कहते हैं पैनिक रिएक्शन। और ये चुनाव खाली मध्य प्रदेश में नहीं है, इसके साथ राजस्थान में भी है। राजस्थान में हालत और भी ज्यादा गंभीर है। मध्य प्रदेश में तो एक मुख्यमंत्री है बीजेपी का, शिवराज सिंह चौहान, जो मेहनत भी बहुत करते हैं, जो लड़ भी रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं जैसे भी कर पा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का राजस्थान में तो कोई नेता ही नहीं है। और वहां जो एकमात्र नेता है वो भी इसी परिवार के, सिंधिया परिवार की वसुंधरा राजे, उन्हें मोदी जी आगे करना नहीं चाहते। अगर वसुंधरा राजे को राजस्थान में मोदी जी ने आगे नहीं किया तो राजस्थान में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कोई नेता नहीं, वो कांग्रेस के लिए खाली जगह है। और ये चीज जो है रमन सिंह सरकार के लिए, जो बघेल सरकार के लिए सबसे ज्यादा सुविधाजनक है कि वहां पे बघेल सरकार के लिए अब कोई चुनौती बची नहीं है। और तेलंगाना जो चौथे राज्य में चुनाव होना है, वहां आपने देखा ही कि कितने सारे नेता एक साथ जो है केसीआर की पार्टी से कांग्रेस में ज्वाइन किया है। वहां भाजपा का वैसे भी कोई दांव नहीं है, केवल ले दे के वहां ओवैसी साहब हैं जो भाजपा के समर्थक है, जो भी विपक्षी एकता पे भी सवाल कर रहे थे कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, जो लगातार बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यूपी में आके चुनाव लड़ लेते हैं, बिहार में जाके चुनाव लड़ लेते हैं, जो राहुल गांधी का मजाक उड़ाने तक की उसमें चले जाते हैं। उन्हें शिकायत है कि मैं विपक्षी एकता में शामिल होना चाहता हूं, मुझे क्यों नहीं किया। तो तेलंगाना में बीजेपी का साथी एकमात्र ओवैसी साहब ही हैं, और ओवैसी और बीजेपी मिलके वहां कोई ज्यादा करने वाली नहीं है। वहां कांग्रेस ने अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर ली है। तो अगर इन 4 राज्यों में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर लेती है तो आप खुद सोच सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा। और मोदी जी के लिए सबसे बड़ी चीज 2024 का लोकसभा चुनाव है। वो 2024 में अपनी हैट्रिक करना चाहते हैं। देखिए राजीव जी, आज आपने तो अपनी हैट्रिक कर ली। आज लगातार तीसरी बार जो है आपका जो चैनल है डीवी लाइव, वो लगातार पॉलिटिकल कमेंट्री में नंबर 1 पे आ गया। बहुत बहुत बधाई हो आपको इस मौके पर, बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। लेकिन मोदी जी जो 2024 में अपनी हैट्रिक करना चाहते हैं 2014-2019 के बाद, वो अब बहुत मुश्किल लग रही है। और उसका कारण जो अभी आप बता रहे थे वही है पटना की विपक्षी एकता की मीटिंग, जो इतनी ज्यादा सफल हो गई कि इसकी उम्मीद कांग्रेस को भी नहीं थी। और अब इसके बाद जो शिमला में मीटिंग होने जा रही है वो निश्चित ही रूप से कुछ बड़ी ठोस घोषणाएं लेकर आने वाली है। और वो ठोस घोषणाएं ऐसी होंगी कि बीजेपी के लिए और मुश्किल हो जाएगी और आपको मोदी जी के और तल्ख भाषण सुनने को मिलेंगे। और जहां तक आप अभी अमेरिका का जिक्र कर रहे थे, वो हम बाद में बोलेंगे, मगर अभी इतना हम बता दें कि ये जो प्रतिक्रियाएं है वहां की प्रवक्ता की, कैटरीन की, वो बहुत ही अभूतपूर्व है। जो पहले इस तरह की प्रतिक्रिया कभी नहीं आई है। किसी एक पत्रकार के समर्थन में खड़े होके वहां के राष्ट्रपति का कार्यालय व्हाइट हाउस इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करे, ये हमारे लिए, भारत के लिए शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। क्यों? क्योंकि भारत के द्वारा, बीजेपी के जो आईटी सेल है उसके द्वारा सबरीना सिद्दीकी को ट्रोल किया गया। एक पत्रकार के लिए एक राष्ट्रपति भवन, एक राष्ट्रपति कार्यालय सामने आए, इससे बड़ी बात और क्या होगी। और उसने कहा क्या है, राष्ट्रपति की प्रवक्ता ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए की थी कि प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस को काम करने की आजादी बरकरार रहे। और हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे अपने राष्ट्रपति और मोदी जी दोनों से, जो भारत के प्रधानमंत्री हमारे आए हुए थे, सवाल पूछने के लिए पत्रकारों को आमंत्रित किया था। और उनके सवाल पूछने पर अगर उन पर सवाल उठाए जाने लगे
तो ये एक बहुत ही निंदनीय बात है। उसने निंदा शब्द का प्रयोग किया, कंडेम किया। ये कंडेम करने वाली बात है, हम कंडेम करते हैं इसको। तो ये विश्व में हमारी छवि को बहुत ज्यादा गिरा गई ये स्थिति। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पत्रकार ने एक सवाल किया था और आप सोचिए कि वो पत्रकार तो अमेरिका की थी, खाली हम ट्रोली कर पाए और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। अगर वो पत्रकार भारत की होती तो आज क्या होता, या होते तो आज क्या होता। बड़ी गंभीर स्थिति है और इसकी पृष्ठभूमि में हमें इस बात को समझना चाहिए कि भारत में पत्रकारिता की क्या स्थिति है, स्वतंत्र प्रेस की क्या स्थिति है। इसीलिए स्वतंत्र प्रेस जो है हमारे यहां जो इंडेक्स आता है उसमें नीचे नीचे और नीचे चला जा रहा है। तो राजीव जी, ये सब मिला के प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे भारत की छवि को और मजबूत करने के लिए। अपनी छवि तो खैर चमकाने गए ही थे, लेकिन हम तो भारत की छवि की बात करते हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री इससे पहले जब भी अमेरिका गए, किसी विदेश दौरे में गए, तो भारत की इमेज और ज्यादा चमकी है। भारत वैसे भी बड़ा मजबूत देश है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्रियों ने कभी भी अपनी छवि की चिंता नहीं की, अपने लिए विदेश में काम नहीं किया। उन्होंने हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की जनता के लिए ही काम किया है। और ये पहली बार है कि अपनी छवि चमकाने के चक्कर में हमने भारत की छवि पर दाग लगवा दिया। जी राजीव जी। तो शकील अख्तर जी अपनी बात यहाँ रख रहे थे और बहुत इंपॉर्टेंट बात, चाहे वो कर्नाटक चुनाव की हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे इधर पटना की बात हो या बात अमेरिका की हो, तमाम मसलों पर। और एक बात जो आप कह रहे थे शकील अख्तर जी कि अगर पत्रकार इंडिया का होता तो क्या होता, या होती तो क्या होता। इसीलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तक नहीं किए। तो ये अच्छी बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मत ही कीजिए, क्योंकि एक सवाल से आप इतना परेशान हो गए तो कई और सवाल पूछे जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, शुभ संकेत नहीं है। आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, आप भोपाल का जो भाषण आज का था उसको आपने सुना। उस भाषण को सुनकर के आपको क्या लगता है? क्या एक हार के डर से या पहले ही हारा हुआ नेता, राजनेता, मैं प्रधानमंत्री यहां नहीं कहूंगा, इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि जिस लहजे में और जिस अंदाज में प्रधानमंत्री वहां भाषण दे रहे थे वो एक इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का भाषण नहीं हो सकता है। वो अलग ढंग से भाषण दे रहे थे और उस भाषण में कहीं न कहीं आत्मविश्वास की कमी साफ दिखाई दे रही थी। और ख़ासकर एक हार जो उनके हाथ में, कर्नाटक की हार ऑलरेडी है और एक हार दिखाई दे रही है, एक नहीं बल्कि 5-5 आने वाले जो राज्य हैं उसमें से कई राज्यों में हार दिखाई दे रही है। कैसे आप देखते हैं? और क्या अगर चुनाव दर चुनाव ऐसे ही बढ़ें, चुनाव दर चुनाव ना कहें लेकिन चुनाव की तरफ बढ़ते हुए दिन ब दिन अगर ऐसे ही आगे बढ़ें तो क्या और भी इससे भी ज़्यादा उग्र प्रधानमंत्री नजर आएंगे? याद कीजिए कि अभी थोड़ी देर पहले वहां भी सीना ठोकते हुए प्रधानमंत्री नजर आए थे जब वो पहला उनका बयान दिखा रहा था। तो आजकल सीना ठोकने लगे हैं बहुत तेजी से प्रधानमंत्री। धन्यवाद राजीव जी। ये प्रधानमंत्री जी ये सभी बातें 2014 के चुनाव में उन्होंने कही थी। भाई भतीजावाद से बचना है, परिवारवाद से बचना है, पॉलिसी पैरालिसिस से बचना है, देश की सरहदों को बचाना है। ये तमाम बातें उन्होंने 2014 में कहा था, 2019 में भी कहा था। अब सवाल है कि आपने जो विपक्ष में आकर के जो बातें कही थी, अब आप अगर आप वही बातें दोहरा रहे हैं तो कुछ उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। यह बिल्कुल एक हताशा का परिचय है। सबको पता है कि इस देश में किसको पता नहीं है कि शरद पवार जी की बेटी जो उनकी पार्टी के अध्यक्ष होकर बना दी गई है। प्रश्न यह है कि जिन बातों के लिए आप सत्ता में आए थे उसका क्या हुआ? आपने एक पारदर्शी सरकार देने का वादा किया था, आपने देश की सरहदों को बचाने का वादा किया था, आपने लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, आपने किसानों की स्थिति को बेहतर करने का वादा किया था। किसी मुद्दे पर आप खड़े नहीं उतरे और आप उसकी जवाबदेही तय नहीं करते कि हमने किया क्या। अगर आप देश को यह बताने की स्थिति में नहीं है कि जो 2014 से लेकर के अब तक की सरकार ने देश हित में किया क्या है,
तो इन बातों का, जिन बातों का उल्लेख प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसको कोई असर नहीं पड़ने वाला। इन सभी बातों को आप कर्नाटक के चुनाव में आपने दोहराया था। सबको पता है कि राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू के परिवार से आते हैं और राजीव गांधी के पुत्र हैं। ये कोई खुफिया जानकारी तो आप दे नहीं रहे हैं। जो जिसको भी इस देश की राजनीति में इंटरेस्ट है उसको पता है। लेकिन अगर आप अपने उपलब्धियों पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है तो आपके इन बातों का अब कोई मतलब नहीं। मध्य प्रदेश में आप प्रचार करने गए हैं, मध्य प्रदेश के सरकार के ऊपर अगर विपक्ष की पार्टी ने आपके आरोप आपके ऊपर तो आरोप यही है कि आपने जनादेश के खिलाफ वहां पर सरकार बनाई। आप उसका परिचय, आप उसका प्रमाण दीजिए। अगर कोई भ्रष्टाचार के लिए किन भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने कार्रवाई कर दिया? अडानी का मामला आया, भ्रष्टाचार का जुड़ा हुआ मामला था, भ्रष्टाचार को लेकर के आरोप लगाए गए थे, उसमें क्या कौन सी कार्रवाई आपने कर दी? भ्रष्टाचार की बात करना और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख न करना, ये तो इसका कोई मतलब नहीं है ना। अब तो आपको यह बताना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमने किया क्या और क्या। अगर भ्रष्टाचार के नाम पर अगर आप उत्पीड़न की कार्रवाई करते हैं तो क्या लोगों के सामने नहीं है? भ्रष्टाचार के आरोप मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर नहीं लगे, कांग्रेस ने आरोप नहीं लगाया। प्रियंका गांधी ने तो पता नहीं 200 से ज्यादा आरोप लगा दिए। ये सब कितने घपले घोटाले हुआ है और उसका किसी का संज्ञान नहीं लेते आप। कम आपकी सरकार के ऊपर 40% कमिश्नर की सरकार का आरोप लगाया गया, कौन सी आपने कार्रवाई की? जिस भ्रष्टाचार के आरोप में जिस मंत्री को हटाया गया उससे आप फोन पर आप बात करते हैं, पब्लिक डोमेन में वो है, और आप कहते हैं कि आप पार्टी में आपका बहुत योगदान रहा है और जब मैं आऊंगा तो आपसे मुलाकात करूंगा। कौन सी कार्रवाई कर दी आपने? और अगर आप इन मुद्दों पे कोई कार्रवाई नहीं किए हैं जब तक, क्योंकि बात केवल चर्चा करने का विषय नहीं है, आपके सामने उन कार्रवाई करने का सवाल है। अगर 2G का घोटाला हुआ है तो मैं सरकार ने तो अदालत ने तो खारिज कर दिया, कोई घोटाला नहीं। चलिए साहब, आपके पास जानकारी हो, सरकार में कुछ नए तथ्य हैं जो लोगों के सामने नहीं रखे गए, तो 9 साल से सरकार में है ना, 9 साल से उस घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ, संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कौन सी कार्रवाई की गई? क्या भ्रष्टाचार के आरोप केवल विपक्षी दलों के ऊपर है? अब सवाल केवल ये नहीं, आप आरोप लगाने से काम नहीं चलने वाला है ना। आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा करके, अन्य विपक्षी दलों के ऊपर आरोप लगा करके आप अपने आप को बचा नहीं सकते। अब आपको अपने पिछले 9 सालों अगर आप व्हाइट हाउस पे खड़े होकर हमारे डीएनए में, तो आपको उसका प्रमाण देना पड़ेगा। सवाल आपसे किसी ने नहीं पूछा था। सवाल आपसे पूछा गया था कि आपकी सरकार क्या कर रही है लोकतंत्र को बचाने के लिए। जवाब तो दिया नहीं, आपको देना पड़ेगा। और जिस पत्रकार ने जो सवाल खड़े किए सवाल, उसके खिलाफ जो आपने कार्रवाई की, उस कार्रवाई की स्थिति में जो जिस तरह के आपने राजनीतिक बयानबाजी हुई और उसके ऊपर जो व्हाइट हाउस उसका रिएक्शन आया है, ये तो बहुत ही शर्मनाक है। राजनीति के क्षेत्र में इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता बल्कि खराब माना जाता। इससे पूरे की पूरे देश की प्रतिष्ठा धूमिल होती है। जो लोग वहां, जो भारतीय मूल के लोग यूएस में रह रहे हैं, उनके ऊपर क्या बीतती होगी उसके बारे में सोचिए आप। जो कहते हैं लोग वहां कि आप तो तमाम तरह की बात करके चले जाते हैं, हमको यहाँ रह झेलना पड़ता है। लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि आपकी सरकार कैसी है और आपके पत्रकार कैसे हैं। कांग्रेस की जो पहल है, जिसकी बात आप करना चाहते हैं, कांग्रेस ने अपने आप को जन सामान्य से जोड़ने की कोशिश की है। अगर कांग्रेस ये कहती है कि मैं 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराऊंगी गरीब लोगों को, तो उसको ये पता है कि लोग किस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। कमजोर और आर्थिक रूप से विपन्न लोगों के साथ वो अपने आप को जोड़ने का प्रयास कर रही है। विभिन्न राज्यों में लोग ओल्ड पेंशन योजना की बात कर रहे हैं और आप उसकी चर्चा ही नहीं करते। आप ये भी नहीं कहते कि गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, करेंगे नहीं करेंगे उसकी बात छोड़ दीजिए, उस पर कोई प्रतिक्रिया ही आप नहीं देते हैं। तो कैसे माना जाए कि आप लोगों की समस्याओं के साथ आप जुड़े हुए हैं? अगर ये लोग कह रहे हैं कि साहब वहां के किसानों की स्थिति बहुत बदहाल है, जिस राज्य में आप खड़े हैं उस राज्य में आप ये बताइए कि वहां के किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम दिलाने के लिए राज्य सरकार ने और केंद्र डबल इंजन की सरकार ने कौन सी कार्रवाई की? वहां के किसानों की स्थिति बेहतर करने के लिए क्या किया? पिछले जितने सालों से आप मध्य प्रदेश में शासन में हैं, आप ये बताइए कि आपके शासन में आने के पहले उस पूरे के पूरे राज्य में
जो सिंचित उसमें कितनी वृद्धि कर दी आप? किसान का कितने प्रतिशत की खरीदारी आप करते हैं कि उनकी उपज का बेहतर दाम मिल जाए? उनके भंडारण की कितनी व्यवस्था आपने कर दी? आप उत्तर प्रदेश से जो जिले हैं, चाहे प्रयागराज हो, बनारस हो, चाहे इटावा हो, आप किसी से जानकारी कर लीजिए कि उन राज्यों से चिकित्सा के लिए इन राज्य में आने वाले लोगों की संख्या कितनी है। रीवा इलाहाबाद प्रयागराज से सटा हुआ जिला है, 100 किलोमीटर की दूरी है, और उसमें वो एक छोटा सा जिला, उस जिले में सब कुछ था, मतलब है, अब समय से है। वहाँ मेडिकल कॉलेज है, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पॉलिटेक्निक है, वहाँ ITI है, विश्वविद्यालय है, तमाम डिग्री कॉलेजेज हैं। आपने वहाँ के मेडिकल कॉलेज को दुरुस्त करने के लिए क्या किया? आखिर कौन सी व्यवस्था है कि रीवा के आदमी को, शहडोल के व्यक्ति को, सीधी के को, बैडन के व्यक्ति को, सिगरौली के लोगों को उत्तर प्रदेश में अपने इलाज के लिए आना पड़ता है? आप 1-2 दिन से सत्ता में आप नहीं है ना। आप ये बताइए, आप सोचिए कि आपने मध्य प्रदेश राज्य रहा है जहां पे पूरी की पूरी शिक्षा सरकार के पास रही है, माने निजी डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज नहीं होते थे, और एक ऐसी व्यवस्था सरकार, पिछली सरकारों ने डेवलप किया कि कोई कारपोरेट व्यवस्था नहीं रहेगी शिक्षा में, सब पब्लिक सेक्टर का रहेगा, सरकार के द्वारा संचालित होगा जी। और एक बेहतर लोगों को शिक्षा मिल जाए, सस्ती शिक्षा मिल जाए, इसको सुनिश्चित किया गया। आपके पास क्या है? आपने शिक्षा सबके पास, सबको सुलभ हो, इस पिछले कई सालों से, चौथी बार सरकार बनाई है आपने, हो ना? क्या किया? आपको इन चीजों की नहीं पड़े हैं कि आपको जन समर्थन वापस मिले, और अगर आप इन चीजों की बात करने के लिए तैयार नहीं है, गोया क्या हताश है। विपक्ष की आलोचना करके उनके ऊपर हमले करके आप अपने जन समर्थन को बरकरार नहीं रख सकते हैं। 2014 की स्थिति थी, 2014 के सरकार की आलोचनाएं, पार्टी के पक्षों की आलोचनाएं सुनने के लिए तैयार थे, वो नहीं है। आज करना पड़ेगा, बेहतर सरकार कैसे दी, और आप अगर सुनील जी रोकना चाहूंगा दोबारा नहीं मिलने जी, आपका वीडियो काफ़ी डाउन है, ज़रा आपको रोकता हूं और दोबारा आपके पास आता हूं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहां रख रहे थे, और सीधा आना चाहता हूं धनंजय जी आपके पास। किस रूप में आप देखते धनंजय जी प्रधानमंत्री के इस तेवर को, इस रूप को, और क्या अब आने वाले वक्त में भी धनंजय जी हम यही देखने वाले हैं? अगर ये देखने वाले हैं तो इसका मतलब साफ है कि राजनीति में और उसमें भी जो चुनावी प्रचार है उसमें ज़बरदस्त गिरावट देखने वाले हैं। हम उसी ढंग की बातें सुनने वाले हैं जैसे अभी से पहले सुन रहे थे। अब तो फिल्मों में भी ऐसे ऐसे डायलॉग आ गए हैं, आदि पुरुष तो सामने है ही, तो क्या वैसे सारे डायलॉग जो हैं अब हम ऐसे चुनावी, चूँकि फिल्मों की बात इसलिए कर रहा हूँ, आप खुद स्क्रिप्ट राइटर हैं इसलिए भी, क्या ऐसे ऐसी जो बातें, ऐसे भाषण अब हम यहाँ भी सुनने वाले हैं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे थे और जिसका जिक्र अभी कर भी रहे थे और बहुत खुले तौर पर बता रहे थे अभी हमारे साथी सुनील शुक्ला जी? प्रधानमंत्री और एक आम आदमी में क्या अंतर है? प्रधानमंत्री के पास सूचनाएं हैं, वो आधिकारिक व्यक्ति है, और देश में जो वो बोल रहा है, दुनिया में जो बोल रहा है, उसकी कीमत है, वो हर जगह छपेगा। मैं झूठ बोल दूं तो 5 आदमी के बाद वो 6ठे आदमी के पास नहीं पहुंचेगा, लेकिन जब किसी देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा तो दुनिया में पहुंचेगा। अब वो जो बोल करके अमेरिका में आए, जो यहाँ बोल रहे हैं, आज मैं उनका भाषण सुन रहा था, वो बता रहे थे अमेरिका में देखिए क्या बोल के आए कि हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी खुल रही है। उस हिसाब से तो मुझे लगता है 400-500 यूनिवर्सिटी यहाँ खुल चुकी होगी। तो इतनी यूनिवर्सिटी अगर खुल गई तो फिर तो दुनिया भर के बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे होंगे। अभी मैं बिहार का देख रहा था कि हमारे बिहार में कितनी यूनिवर्सिटी है, तो मैं वहाँ देखा कि 22 यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, 22 यूनिवर्सिटी। तो बताइए 9 साल में, बाकी यूनिवर्सिटी तो पहले से थी। गया यूनिवर्सिटी थी, मगध विश्वविद्यालय जिसको कहते थे गया में, उसको तोड़ के 2 यूनिवर्सिटी बना दी। एक और यूनिवर्सिटी को तोड़ करके 2 यूनिवर्सिटी बनाएगी, कुछ नए प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी है। तो कुल मिला दीजिए तो 20-22 यूनिवर्सिटी है। तो मोदी जी जो यूनिवर्सिटी बनाए वो कहाँ चली गई? तो इस तरह के झूठ। फिर एक मैं देख रहा था कि वो जो भोपाल में जो सभा कर रहे थे, उसमें उनके कार्यकर्ता सवाल कर रहे थे। सवाल से उनको परहेज नहीं है, कार्यकर्ता सवाल करते हैं तो उनका जवाब देते हैं, वो जवाब दे रहे थे।
और उन्होंने कहा, पूछा कि प्रधानमंत्री जी हम अपने बूथ पे लोगों को कैसे समझाएं महंगाई को लेकर के। तो कहा कि जो है पाकिस्तान में देखिए महंगाई कितना ज़्यादा है, बांग्लादेश में महंगाई कितनी ज़्यादा है, श्रीलंका में कितनी महंगाई कितनी ज़्यादा है, भारत में तो उस तुलना में कुछ नहीं है। अमेरिका का जिक्र नहीं किया उन्होंने, अमेरिका का भी जिक्र करते नहीं किया। फिर उनसे कहा, एक ने पूछा कि फिर उन्होंने एक और बतलाया कि आप देख लीजिए, आप उदाहरण के तौर पे लीजिए कि पहले जो इंटरनेट भराते थे आप तो कितना महंगा था, 250 रुपए का 1 GB इंटरनेट आता था। एक आदमी कम से कम जो है 20 GB इस्तेमाल करता था, तो 20 GB 250, सोच लीजिए 5000 रुपए। अभी आपको 250 में मिल रहा है 30 GB या 20 GB। बताइए कितनी बचत हो गई। अब इस तरह से बचत गिनवा रहे थे, बताइए भारत का प्रधानमंत्री इस तरह से बचत गिनवाएगा। और वो गिना रहे थे क्या, कह रहे थे कि ये चोर लुटेरे। अरे भाई, चोर लुटेरे हैं तो आपके हाथ में सत्ता, उनको बंद क्यों नहीं किया? चोर लुटेरे सड़क पे क्यों घूम रहे हैं और आप इस तरह की भाषा बोल रहे हैं? चोर लुटेरे, प्रधानमंत्री बोलेगा इस तरह की भाषा? और आप जो सवाल कर रहे हैं राजीव जी की, और कितना गिरेंगे, गिरने की सीमा है। और कहाँ आपको नई बात कोई कह रहे हैं क्या? हम लोग थक गए उनके बारे में बोल बोल करके। सच बताऊं, मैं थक गया हूं। क्या उनके लिए नया बोला जाए? घृणा, झूठ, अफवाह, यही उनके पास है। और एक बात क्या है, अभी वो जो गिना रहे थे सारे भ्रष्टाचारियों को, उसमें नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया नीतीश कुमार का नाम? न नीतीश कुमार का नाम परिवारवाद में लिया, और परिवारवाद में जब नाम लिया तो भूल गए पीयूष गोयल को, भूल गए अनुराग ठाकुर को। इन लोगों को याद रखना चाहिए था। वो सिंधिया को क्यों भूल गए? सिंधिया को लेकर के आए अपने साथ। तो ऐसे अनगिनत लोग हैं। तो प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं, लगता नहीं कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। और जिस तरह से अमेरिका के सामने जो हुआ है, जो पत्रकार क्या होता है, पत्रकार, हम आप कोई पत्रकार हैं तो पत्रकार का क्या सवाल, वो व्यक्तिगत सवाल होता है क्या? पत्रकार कोई सवाल कर रहा है तो उसका पर्सनल सवाल है, या पत्रकार जो सवाल कर रहा हो तो वो विपक्ष का स्वर होता है, या पत्रकार जो सवाल कर रहा हो तो जनता का सवाल होता है? और जो सवाल कर रहा है नरेंद्र मोदी जी से थोड़े पूछ रहा है। नरेंद्र मोदी जी कल जो है हार जाएंगे 2024 के चुनाव में, घर बैठ जाएंगे, कौन पूछने जाएगा? अडवाणी जी का कोई इंटरव्यू करने जा रहा है क्या? प्रशांत भाई क्या अडवाणी जी का इंटरव्यू करने गए हैं? तो इंटरव्यू तो उसी का करेगा ना जो आधिकारिक व्यक्ति है। प्रधानमंत्री जी से सवाल नहीं करेगा तो किससे सवाल करेगा? तो प्रधानमंत्री जी को अगर बुरा लग रहा है कि सवाल कोई मुझसे न पूछे तो इस्तीफा दे करके किसी मठ में चले जाए। मठ से कौन पूछेगा सवाल? कोई मठाधीश से सवाल नहीं कर रहा है। तो जब जवाबदेही वाले पद पे बैठे हुए हो, और भारत की जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, जो देश में भीख मांग रही है जनता, वो जनता भी जीएसटी भरती है, उसके पैसे से हवाई जहाज पे घूमते हो, उसके पैसे से आप रैलियां कर रहे हो। रैली प्रधानमंत्री की है कि बीजेपी के किसी नेता की रैली है? कौन रैली कर रहा है? और आप प्रवचन दे रहे हैं। कौन सा मानदंड आपने छोड़ा है? एक मानदंड बताइए। क्या नैतिकता का मानदंड, क्या संवैधानिक मानदंड, क्या और दूसरे किस्म के मानदंड? और जो इनके लोग जो बोलने आते हैं बचाव में, चाहे निर्मला सीतारमण हो या नकवी साहब हो या अनुराग ठाकुर हो, जब प्रधानमंत्री का बोलने का कोई वजन नहीं है भाई, तो तुम्हारे बोलने का क्या वजन है? जरा समझाओ हमको। कौन तुमको वजन दे रहा है? स्मृति ईरानी बोल रही है, कौन वजन दे रहा है? आप इसलिए वजन आपको दे रहा है कोई मीडिया वाला। अब प्रधानमंत्री की वो पूरी सभा जो है लाइव चल रहे थे सारे चैनलों पे। आप क्या कर रहे हो? प्रधानमंत्री हो देश के, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हो। और आप जो है कह रहे हो कि सब उनके बेटे को बनाना है तो आप उनको वोट दीजिए। मोदी जी आपको तो बनाया था, आप तो किसी के बेटे नहीं थे। किनके बेटों को नौकरी दे दी? किनके बेटे को मंत्री बनाया आप? 2-4 नाम लीजिए, आम आदमी के नाम गिनिए कि फलाना जो है हमारी तरह चाय बेचा करते थे, वहां से उनको उठाया और मंत्री बना दिया। अरुणाचल प्रदेश के जिस व्यक्ति को मंत्री बनाया आपने, किरण रिजिजू के, वो किसके बेटे हैं? क्या अरुणाचल प्रदेश है किसी सब्जी बेचने वाले का बेटा है वो? रविशंकर प्रसाद को आपने बनाया था कानून मंत्री, क्या वो किसी सब्जी बेचने वाले का बेटा था? स्मृति ईरानी क्या है? किसको आपने बनाया? अनुराग ठाकुर कौन है? पीयूष गोयल कौन है? ऐसे ढेर सारा नाम गिनते।
तो आप जो बोलते हैं उस बात को पहले आप समझिए, क्या आप पे वो लागू है? जय शाह कौन है भाई? किस लिए उनको बीसीसीआई का चेयरमैन बनाया गया है? आप जो है हर जगह आप वही काम करते हो और दूसरी तरफ बोलते हो चोर लुटेरे। आपने क्यों नहीं बंद किया येदियुरप्पा जी को? महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है उसमें तो सब ईडी सीबीआई सब चोर थे आपकी नजर में, तो सारे चोरों के साथ सरकार चला रहे हो आप। किसको बोल रहे हो? किसको बेवकूफ बना रहे हो? क्यों इतना झूठ बोलते हो जो झूठ सरेआम पकड़ लिया जाए? अरे कम से कम इतना तो लिहाज करो कि इतिहास क्या करेगा आपके साथ। सवाल जो है अगर आज कोई नहीं पूछ रहा है और उन सवालों के जवाब आज आपके पास नहीं है तो तय मानो इतिहास में आपकी तरफ से कोई लड़ने वाला व्यक्ति नहीं होगा। इतिहास में उनके साथ भी दिक्कत हो जाती है जो सवाल जिन्होंने दिए थे। आपने क्या किया? नेहरू को लेकर के, गांधी को लेकर के आपने इतना झूठ फैला दिया है कि उनके बारे में दुनिया भर का सच रखा हुआ, तो भी आधी जनता ये मान के चल रही है कि नेहरू जी ने क्यों ले लिया भारत रत्न पुरस्कार। क्या नेहरू जी ने खुद से भारत रत्न पुरस्कार ले लिया था? इस तरह का झूठ फैलाता है ये आदमी। और ये गांधी शांति पुरस्कार दिया है गीता प्रेस को, सावरकर गोली चलाओ पुरस्कार क्यों नहीं दिया था? गोडसे गोली चलाओ पुरस्कार देते या उनके नाम पे शांति पुरस्कार शुरू कर देते। गांधी शांति पुरस्कार क्यों दे रहे गीता प्रेस को? किस अधिकार से दे रहे हैं आप? तो ये सारे सवाल मुझ में और प्रधानमंत्री में अंतर है कि नहीं है? मुझ में और प्रधानमंत्री में अंतर है तो हमारी उनकी भाषा में अंतर होना चाहिए, हमारे उनके कथन में अंतर होना चाहिए, हमारे उनके बयान में अंतर होना चाहिए, हमारे उनके सोच में अंतर होना चाहिए। कहीं अंतर है? मैं तो कई दफा देखता हूं हमसे भी नीचे बैठे हुए हो, हम कम से कम आदर्श की बात करते हैं, हम व्यक्तिगत जीवन में कहीं झूठ नहीं बोल रहे होते। आप तो लगातार ही झूठ बोल रहे होते। अमेरिका में झूठ बोलते हो, हिंदुस्तान में झूठ बोलते हो, भोपाल में झूठ बोलते हो। मणिपुर जाकर के बोलो ना, क्यों नहीं गए मणिपुर? आपको आते ही पहले मणिपुर जाना चाहिए था। नड्डा साहब से सवाल किया था ना आपने एयरपोर्ट पे कि देश का क्या हाल है। अब बताओ, आप प्रधानमंत्री हो, देश का हाल नड्डा जी बताएंगे? आपके बिहार में जो यहाँ सरकार चला रहे थे उनसे पूछते। आपका पीएमओ है वो बताता क्या हाल चाल है। और मणिपुर आप क्यों नहीं गए? मणिपुर तो आपको आते ही पहला काम करना चाहिए थे, मणिपुर जाना चाहिए जहां आग लगी हुई है। भोपाल में क्या हो रहा है? भोपाल क्यों गए आप अपनी जीत तय करने के लिए गए? तो ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। जितना गिरा सकते हैं इससे ज्यादा क्या होगा? अब तो मतलब ऐसे शब्द मैं बोलना चाह रहा था तो नहीं बोल पा रहा हूं कि अब वही करेंगे तो बाकी रहेगा। और आप पे कौन से आरोप नहीं लगे हैं जो लगाना बाकी है? सारे आरोप तो लगे हुए हैं। आप जो है, चाहे वो दंगा कराने का आरोप हो, चाहे कोई और आरोप हो, आप किस आरोप से बरी हो? और अगर कानून ने अगर आपको बरी भी कर दिया है तो जनता के निगाह में आप किस तरह से हो? इस देश के मुसलमानों को किस तरह से आप जवाब दोगे? 25 करोड़ मुसलमान है इस देश में। अभी आप कह रहे हो मोदी मित्र बना रहे हैं। मोदी मित्र क्यों बना रहे हो भाई? मोदी मित्र मतलब क्या होता है? मुसलमानों का भी उन्होंने कहा है कि हर लोकसभा क्षेत्र में 5000 मुसलमानों को मोदी मित्र बनाएंगे। और जो मस्जिद के इमाम हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, उनको बनाएंगे। तो कहां तो आप कह रहे थे कि भारत, हिंदुस्तान जो है मुसलमानों का नहीं है, उनका देश पाकिस्तान है। आप कह रहे हो कि जो है मुसलमानों के वोट की हमको जरूरत नहीं है, तो आप मित्र क्यों बना रहे हैं? आप जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लाना चाह रहे हो, मुसलमानों के हित क्यों साधना चाह रहे हो? आप हिंदुओं के लिए लाओ ना। तो आपका काम है किसी भी तरह हिंदू मुसलमान हो जाए, किसी तरह विपक्ष पे कीचड़ फेंक दे। लेकिन विपक्ष इस बार जो है तन के खड़ा है। इस बार कोई दाव नहीं चलने वाला है राजीव जी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि असली लड़ाई भोपाल में नहीं है, असली लड़ाई लखनऊ में है। इस बार भोपाल तो जीत चुकी है कांग्रेस, वो तो वही होने जा रहा है जो कर्नाटक में हुआ है। जो कर्नाटक में हुआ वो मध्य प्रदेश में होगा, उससे ज्यादा लैंडस्लाइड होगा, बल्कि कर्नाटक से भी। क्योंकि कर्नाटक में कम से कम एक जेडीएस ने वोट काटे, यहाँ तो कोई वोट काटने वाला नहीं है। केजरीवाल भी वोट नहीं काट पाएंगे गुजरात की तरह, क्योंकि केजरीवाल भी एक्सपोज हो चुके हैं। और जिस तरह से बीजेपी के लोग, अभी शकील भाई बोल रहे थे, जिस तरह से बीजेपी के लोग आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं कांग्रेस में, वो बता रहा है कि आपकी नाव डूबने वाली है, इसलिए भाग करके दूसरी नाव पे चढ़ रहे हैं लोग। आप ही तो बोल रहे थे, आप भूल गए? आप ही ने बोले था ना कि कांग्रेस के सारे नेता हमारे पास आ रहे हैं, कांग्रेस डूब रही है। और आप आधी कांग्रेस के साथ तो आप सरकार चला रहे हो। तो वो आधी कांग्रेस के अगर कुछ और बीजेपी के लोगों को लेके चले गए लोग, तो आपके पास बचेगा क्या? गुजरात।
लेकिन जब दिल्ली उड़ जाएगा तो गुजरात भी नहीं बचेगा। जी राजीव जी जी, शानदार विश्लेषण आपका धनंजय जी, बहुत शुक्रिया। और सीधा आना चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी। एक बात जो यहाँ धनंजय जी कह रहे थे कि आखिर झूठ बोलने वाली जो बात है, या कहें तो उन बातों को जिसका जिक्र प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं होना चाहिए, उन बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेके आ रहे हैं और आज अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। वो देश को संबोधित नहीं कर रहे थे। तो खैर ये पूछा जाना चाहिए, जनता को पूछना चाहिए उन मीडिया चैनलों से कि भाई आप उसका लाइव प्रसारण क्यों कर रहे थे। खैर ये वो दोनों जाने, सरकार जाने, मोदी जी जाने और मीडिया चैनल जाने। लेकिन दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर आप उन बार बार जिन चीज़ों पे एक्सपोज हो चुके हैं, जिन चीज़ों को आप, जैसे 2G घोटाला है, या अभी जैसे धनंजय जी कह रहे थे, चाहे मामला दंगों का हो, मामला कुछ और का हो, जिन चीज़ों से बरी हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात का मामला हो, इन मामलों को चाहे तो विपक्ष भी तो फिर से उठा सकता है, दूसरे भाषणों में जाकर के वैसी बातें कर सकता है। तो एक तरफ से आप आग में घी डालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्या आप बार बार उन चीज़ों को लेके आ रहे हैं जिन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं? क्या यहीं से हम देखते हैं कि राजनीति में एक ज़बरदस्त गिरावट आ चुकी है और ये गिरावट आने वाले समय में और आएगी? क्या आपको भी लगता है कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, ये 2024 की रूपरेखा जो है हमारे सामने रखने वाले हैं ये चुनाव, और जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है? जैसा भाषण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, उस भाषण में और भी गिरावट हम देखने वाले हैं। किस रूप में आप देखते हैं आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल में दिए गए भाषण को? राजीव जी, भोपाल पे बाद में आते हैं, पहले कर्नाटक से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री जब कर्नाटक गए थे तो उन्होंने बताया था कि उनको 91 गालियां जो है वो 91 टाइम्स बार उनको गालियां दी गई। बाद में प्रियंका गांधी गई तो उन्होंने वहां कहा कि भाई ये तो इनको 91 टाइम्स दी गई और जितनी बार हमको गालियां दी गई हैं तो हम किताब पे किताब छपवा लेते हैं उन गालियों को जितनी हमको दी गई। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री अब लोगों को उकसा रहे हैं कि भाई ये 91 टाइम्स जो है ये कम पड़ गया है, किताब नहीं छप पा रही है इनमें, तो थोड़ी इनकी संख्या बढ़ाओ तो किताब छपवाए प्रधानमंत्री भी। तब हो सकता है कि इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हो, वरना आज जो बातें प्रधानमंत्री ने कही वो प्रधानमंत्री क्या राजीव भी किसी ग्राम प्रधान के मुंह से भी शोभा नहीं देती हैं इस तरह की बातें। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री द्वितीय राष्ट्रीय मतलब पहले और आखिरी हैं इस तरह के, तो ना हुए हैं ऐसे और ना आगे होंगे इस तरह के कोई प्रधानमंत्री। तो वो अपने एक यूनिक है प्रधानमंत्री, और हर आदमी की एक ना एक विशेषता होती है। हमारे प्रधानमंत्री की भी एक विशेषता है, तो दूसरे नरेंद्र मोदी अब नहीं हो सकते, इसलिए तो उनका अपना एक स्टाइल है, उसमें वो बात करते हैं और वो सब करते हैं। अब देखिए वहां से वो डरा किसको रहे थे? डरा रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया को। अब किसी कांग्रेसी को थोड़ी डरा रहे, नाम भले ही ले रहे थे वो कि मुलायम सिंह यादव के बेटे को, अरे मुलायम सिंह को तो आपने दे दिया पद्म विभूषण। डरा रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया को और नाम नहीं लिया, वरना कह रहे थे कि माधवराव सिंधिया के परिवार का जो है वो करना है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को वोट दे देगा। ये कह नहीं सकते थे वहां जाकर के, तो कह दिया ये कि भाई अगर मुलायम सिंह यादव के बेटे का जो है वो ख्याल रखना हो तो अखिलेश यादव को वोट दे देगा। इस तरह की बात कर दी उन्होंने। तो ये बाहर जो थे वो यही कहने के लिए गए थे, लेकिन वो चूंकि अब एक भारतीय जनता पार्टी एक नेता का एक बयान भी जो है वो बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कुछ कहा है उन्होंने, बोले इस तरीके का कोई क्या शब्द इस्तेमाल किया बड़ा खराब सा जो है कि वो कांग्रेस में था इसलिए हमारी सरकार बन गई मध्य प्रदेश में। तो अब ये तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सोचें कि भाई वो क्या है और क्या नहीं है, अब कब तक उनको वहां रहना है, उनके लोग तो सब जा रहे हैं छोड़ छोड़ के। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री वहां ये सब काम करने के लिए गए थे, उस काम में वो काफी ज्यादा सफल रहे। दूसरी बात, राजीव जी प्रधानमंत्री ने एक बात और कही वहां कि सारे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ वो काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे। अब व्यापक घोटाले वाले बहुत परेशान है वहां, वो सोच रहे हैं कि ईडी और सीबीआई आकर के पकड़ने लग जाएगी विधानसभा चुनाव से पहले। बहुत परेशान है वहां व्यापक घोटाले वाले। और वो 20,000 करोड़ किसके हैं जो राहुल गांधी पूछे थे, वो भी बहुत परेशान है। सुना है वो भी अब देश छोड़ने की तैयारी करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें प्रधानमंत्री ने जब वहां घोषणा करी दी है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ निपटा जाएगा, तो भ्रष्टाचारियों को तो परेशानी होनी चाहिए। अब देखना ये है कि कितने भ्रष्टाचारी जो अब ये देश छोड़ करके भागने वाले हैं, ये अब देखा जाएगा। जो अब एक तो कही थे वो बाकायदा सदन में अरुण जेटली जी को बता करके कि
कि मैं जा रहा हूं, और बाद में जेटली जी ने कहा कि मुझको बता के नहीं गए, तो फिर ताल ठोक दी जहां गए थे वहां से कि मैं तो बता के आया हूं, कान में बता के आया हूं कि मैं जा रहा हूं। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं, वो सब चलेंगी कुल मिलाकर के राजीव जी। और जब कह रहे थे हमारे धनंजय जी जिस बात को कि साहब वो मुसलमानों के लिए ला रहे हैं संहिता जो है वो, और किस तरीके से वो चलाने के लिए, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं ला रहे हैं। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है राजीव जी, जगत गुरु शंकराचार्य को जो है कोसते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय मेरठ के, और जगत गुरु शंकराचार्य आरएसएस को कोस रहे जम करके लब जिहाद को लेकर के। जो हिंदू है, जिस हिंदू का खून ना खोला जो नारा लगाया करते थे, अगर कोई असली हिंदू है तो उस वीडियो को देख ले जाकर सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। अभी 2 दिन पहले का ही है कि मेरठ में किस तरह को भारतीय जनता पार्टी का सांसद जो है कोस रहा है। यानी अब हिंदू धर्म को जो है वो क्या है, वो शंकराचार्य नहीं बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद बताएंगे कि हिंदू धर्म क्या है। तो ये चिंता जो है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी बातें कर रही है, बिल्कुल स्वागत है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आओ, किसको परेशानी है? हिंदुओं के सारे रीति रिवाज ये कर दोगे क्या? मणिपुर के हिंदुओं के रीति रिवाज, उत्तर प्रदेश के हिंदुओं के रीति रिवाज क्या एक ही हैं? महाराष्ट्र के और उत्तर प्रदेश के हिंदुओं के रीति रिवाज क्या एक ही हैं? तो ये सब कुछ नहीं है। और है क्या उस यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो आप लेके आ रहे हैं, आप शोषा छोड़ रहे हैं, उसका कोई ड्राफ्ट तैयार हुआ है क्या अभी तक? तो ड्राफ्ट आए तब उस पर कुछ बात की जाएगी। तो ये कुल मिलाकर के जो आपने कहा कि हिंदू मुसलमान, तो ये वही तरीका है उस पर। देखिए अब चूंकि जिस तरीके से बैठक हुई है पटना में विपक्षी दलों की, और संयुक्त रूप से जिस तरीके से विपक्षी दल एक मसले पे एकजुट नजर आए कि एक सूत्रीय कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है हमको लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। मुझे लगता है कि इससे पूरी भारतीय जनता पार्टी का मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ गया है। और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं है, वो प्रधानमंत्री देश के बाद में है, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री वो पहले हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का परेशान होना लाजिमी है। और प्रधानमंत्री अगर इस भाषा में बात कर रहे हैं तो ये निश्चित तौर पे 23 जून 2023 की घटनाओं का प्रधानमंत्री के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर साफ असर जो है वो परिलक्षित हो रहा है राजीव जी। और दूसरी बात ये कि जो राहुल गांधी कह रहे थे, ये राहुल गांधी जो बोल के आए थे अमेरिका में, प्रधानमंत्री के लोगों ने तो उसको स्वयं सच साबित कर दिया, किसी को कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल। जिस डेमोक्रेसी की बात राहुल गांधी कह रहे थे कि प्रेस पे अब अंकुश है, प्रेस पे पाबंदी है, डेमोक्रेसी जो है वो किस तरीके की है, वो तो आप खुद साबित कर रहे हैं। जो सवाल आपसे पूछा गया और सवाल का आपने जो लंबा चौड़ा जो इतिहास भूगोल बताते हुए उत्तर दिया, उस उत्तर की हवा तो आपके मंत्रियों ने निकाल दी, आपके मुख्यमंत्री ने निकाल दी। तो किसी को कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई आपको बदनाम करे या आपकी कोई नीति करे। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो है ये अपने दिल में झांक करके देखें कि वो भारत का सम्मान बढ़ा करके आए हैं या भारत का सम्मान घटा करके आए हैं इन सारी हरकतों से। राजीव जी, आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, और आपसे जरा समझना चाहता हूं क्या 2024 का एजेंडा सेट करने की कोशिश में कहीं ना कहीं आज गलतियां कर बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब ये भाषण दे रहे थे और उसमें भी खासकर अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तो जो बातें वो रख रहे थे उन बातों में क्या आपको भी लगता है कि उनके चेहरे पर, उनके हाव भाव में, उनके लहजे में कहीं ना कहीं डर था, जो डर रिजल्ट के बाद आने वाला है? नहीं राजीव जी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कोई एजेंडा सेट कर रहे थे। वास्तविकता में वो जो विपक्षी दलों द्वारा बिछाया गया चक्रव्यूह है, जो ट्रैप है, उसमें वो फंस रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं, राजस्थान में घटनाएं घट रही हैं, पूरी तरह से जो हम लोगों का पूर्वानुमान था, जो हम सोच रहे थे कि होगा, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और देखिए बिल्कुल उस प्रकार की स्थिति बन रही है। एजेंडा सेट कर रहा है विपक्षी दल, नीतीश कुमार, लालू यादव, राहुल गांधी कर रहे हैं, और इसमें वो लोग भी एक्सपोज हो रहे हैं जो कि छुपे हुए एजेंट थे बीजेपी के। अब देखिए 2-3 लोग जो हैं बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। और एक चीज जिसका मैं पूर्वानुमान करता हूं, इस समय ये लोग इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने पटना के अंदर, पाटलिपुत्र के अंदर किया, और एक जो तेलंगाना के मान्यवर हैं जो इस प्रकार से महाराष्ट्र में जाकर वो अपनी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं और जिस प्रकार से अपने को एक्सपोज कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ये लोग बिल्कुल साफ हो जाएंगे। और जो चीज मैंने पहले भी कही थी राजीव जी, आज दोबारा कह रहा हूं, जिस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं,
जिस दिन चुनाव घोषित होगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का, 40% बड़े बड़े नेता बीजेपी छोड़ेंगे और जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा तो मोदी जी अकेले पड़ जाएंगे, उनके साथ बड़े नेता नहीं दिखाई पड़ेंगे। और आप देखिएगा बिल्कुल उस प्रकार की कोई एजेंडा सेट नहीं कर रही है बीजेपी। मोदी जी अकेले हो गए हैं, मोदी जी हताश हो गए हैं। और जिस प्रकार की घटनाएं देखिए अमेरिका में ये करके आए हैं, और जिस प्रकार से बराक ओबामा के ऊपर और जिस प्रकार से पत्रकार जिसने प्रश्न पूछा उसके ऊपर ये लोग अटैक कर रहे हैं, ये लोग हिट विकेट हो रहे हैं, बार बार ये हिट विकेट हो रहे हैं। और इनकी पूरी रणनीति, जिसे अगर मैं रणनीति कहूं, इनकी कोई रणनीति सफल नहीं हो रही है। और पूरी तरह से ये विपक्ष जो नीतीश कुमार और लालू यादव, राहुल गांधी ने ट्रैप बनाया है, उसमें पूरी तरह से उलझ गए हैं और अब इनका निकलना मुझे असंभव लगता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जो आप कह रहे हैं। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, क्या आपको भी लगता है 2024 सामने है, लेकिन उससे पहले जो चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव, और इसमें भाजपा की जो स्थिति, और उस पर हम लोग चर्चा कर भी रहे हैं लगातार। हम उन जगहों से, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, और अब तो तेलंगाना में भी, जैसा कह रहे थे, बता रहे थे शकील अख्तर जी, कांग्रेस को बहुत नज़दीक से कवर करते रहे हैं बरसों से, तो उनसे बेहतर और कौन हो सकता है हम लोगों के बीच में। और जो बता रहे हैं कि तेलंगाना में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और खासकर भाजपा और बीआरएस दोनों के नेता बीजेपी से और बीआरएस से संपर्क में हैं, कांग्रेस के संपर्क में हैं, और कई बीआरएस के नेता तो आ भी रहे हैं। और तेलंगाना में दोनों, यानी कि वहाँ बीजेपी तो कहीं है भी नहीं। लेकिन फिर भी जो 4 राज्यों की हम बात कर रहे हैं, मिजोरम को भी किनारे रखते हुए, वहाँ परिस्थितियाँ कुछ और दिखाई दे रही हैं। और क्या इसी कारण यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज का भाषण है, और आज के भाषण को सिर्फ इस हिसाब से ही देखा जाए, या जहाँ आप समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, जहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पसमंदा भी है, यानी कि मुसलमानों को भी साधने की कोशिश, सब कुछ चुनावी तैयारियों में कहीं ना कहीं गलती करते हुए नजर आते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा देख रहे हैं, या क्या देखा जाए, इसको किस रूप में देखा जाए? राजीव जी, इलेक्शन कई आयामों में बटा हुआ होता है। जो मैं देख रहा हूं, एक तो कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस के तेवर बिल्कुल अलग हैं, और वो किसी चीज में अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। और मैं उनके हाव भाव और वो सब चीजें देखकर, पॉलिटिकल स्टैंड देखकर अंदाज लगता है कि अब कांग्रेस के पास रिसोर्सेज भी हैं। ये अक्सर कहा जाता है कि कांग्रेस के पास रिसोर्सेज नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस के पास रिसोर्सेज भी हैं। एक जीत, उनकी कर्नाटक की जीत से एक हौसला भी है और एक दिशा भी है। अभी महाराष्ट्र गए हुए थे सिद्धारमैया साहब, मैं उनको सुन रहा था। कांग्रेस को चाहिए कि वो जो मॉडल कर्नाटक में है उसको फॉलो करें। एकदम बजरंग दल वहां पे अंडरग्राउंड हो गया है। और जिस पसमानदा की बात कर रहे हैं, अभी महाराष्ट्र में लिंचिंग हुई है। किन लोगों ने लिंचिंग की है? गोरक्षक। गोरक्षक कौन है? किसका प्रत्यक्ष और परोक्ष समर्थन है उनको? किसको वो अपना नेता मानते हैं? और उसमें जो एक व्यक्ति मरा है और एक व्यक्ति घायल है बुरी तरीके से, दोनों पसमानदा है। ये गोरक्षक, बुलडोजर, लिंचिंग, ये कोई पसमानदा अशरफ, सैयद, पठान, शिया, सुन्नी देख रहे हैं। ये नाम देखते हैं, मारते हैं। और दूसरा एक पक्ष होता है चुनाव में। ये देखिए, विदेशी ताकतों का भारत के चुनाव में कोई सीधा रोल नहीं है, लेकिन अब ग्लोबलाइज वर्ल्ड में, वैश्विक दुनिया में हम जी रहे हैं, विदेशों का भी एक परसेप्शन क्रिएट होता है, और खासकर पश्चिमी देशों से और यूरोप से। मैं इस बात को बहुत सेफली कंक्लूड कर सकता हूं कि मोदी जी के तमाम सारे सेल्फ गोल के बावजूद, के बाद
बुरी तरीके से विफल हुई है अमेरिका यात्रा मोदी जी की। डिफेंस डील्स तो अमेरिका के पक्ष में है, वहां नौकरियां होंगी, वहां पे उन कंपनियों को फायदा होगा, यहां किसको क्या मिलने जा रहा है। तो प्रेस की आजादी का सवाल हो, डेमोक्रेसी का सवाल हो, और राहुल गांधी से और मोदी जी की यात्रा बैक टू बैक थी। यानी वहाँ के मीडिया में, प्रशासन में, वहाँ के तंत्र में राहुल गांधी की यात्रा की मेमोरी बहुत फ्रेश थी। जब व्हाइट हाउस में मोदी जी से लोकतंत्र पे सवाल पूछा गया और उन्होंने गोलमोल जवाब दिया, और उसके बाद किस तरीके से बराक ओबामा को यहाँ पे गाली गलौज दी जा रही है, किस तरीके से सबरीना जो पत्रकार वॉल स्ट्रीट जर्नल की, उनको ट्रोल किया जा रहा है, ये बहुत फ्रेश है और इसको पूरा यूरोप देख रहा है। याद होगा कि जर्मनी में जब गए थे प्रधानमंत्री, तो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझसे कोई सवाल ना पूछे जाए, और बहुत प्रतिष्ठित एक न्यूज एजेंसी के एडिटर इन चीफ ने उसको ट्वीट कर दिया था। तो प्रेस की आज़ादी के सवाल, चाहे बीबीसी में इनकम टैक्स भेजना हो, चाहे पत्रकार को ट्रोल करना हो, चाहे डेमोक्रेसी की परिभाषा नहीं परिभाषा बतानी कुछ, काम कुछ और एक बहुत सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति को आप लगभग गाली गलौज की भाषा में यहाँ पे बात करेंगे, आपके समर्थक और मंत्रियां। ब्रेकिंग न्यूज जरा आपके सामने लाना चाहता हूं। मणिपुर में हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे राहुल गांधी, यानी राहुल गांधी मणिपुर जाने वाले हैं। ये ब्रेकिंग आप देख रहे हैं इस वक्त। राहुल गांधी जा रहे हैं मणिपुर। 29 जून को मणिपुर के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, मणिपुर जाएंगे राहुल गांधी 29 जून को। आज 27 यानी परसों राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं। ये खबर आपके सामने। 2 दिन तक मणिपुर में राहुल गांधी डालेंगे डेरा। राहुल गांधी 2 दिन तक रहेंगे मणिपुर में। मणिपुर जा रहे हैं 29 तारीख को राहुल गांधी, ये खबर आप देख रहे हैं। और राहत शिविर का भी दौरा करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात हम लोग कर रहे थे, और कई लोग पूछ भी रहे थे, कह भी रहे थे कि राहुल गांधी को जाना चाहिए मणिपुर, और अब वो राहुल गांधी मणिपुर जाने के लिए तैयार हैं। परसों राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं। 2 दिन तक राहुल गांधी मणिपुर में रहेंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अभी ये खबर आई है 29 जून को राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर जाएंगे। ये आप देख रहे हैं, राहुल गांधी 29 जून को जाएंगे मणिपुर। और बहुत ही मणिपुर को लेकर के ये बात लगातार होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर मणिपुर के बारे में अभी तक कुछ क्यों नहीं कहते हैं, मणिपुर के नेताओं से अभी तक वो क्यों नहीं मिल रहे हैं। वो दुनिया के अलग अलग देशों में जाके अलग अलग नेताओं से तो मिल लेते हैं, लेकिन मणिपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं जाते हैं। लेकिन अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी जा रहे हैं मणिपुर, और 2 दिन तक वहाँ रहेंगे। मणिपुर में हिंसा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे राहुल गांधी। ये सब आप देख रहे हैं, और सीधा आना चाहता हूं इन खबरों के साथ, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आप सबके बीच कि मणिपुर जा रहे हैं राहुल गांधी। बहुत महत्वपूर्ण खबर। और ज़रा एक छोटी सी टिप्पणी प्रशांत टंडन जी आपसे, और फिर आना चाहता हूं पहले सुनील शुक्ला जी के पास, और फिर शकील अख्तर जी आपके पास आऊँगा। इस पर आपकी प्रतिक्रिया प्रशांत टंडन जी। राजीव जी, बहुत महत्वपूर्ण घोषणा आई है, और यहां फिर देखिए प्रधानमंत्री चूक गए। वो मणिपुर के बारे में एक शब्द अभी तक नहीं बोले हैं। अगर मान लीजिए कि राहुल गांधी को वहां का प्रशासन, पुलिस 355 लगा हुआ है, जिसके सिक्योरिटी अमित शाह की है, ये भी संभावना है कि उनको इजाजत ना दें। लेकिन इस खबर का आना और राहुल गांधी का ये मंशा बनाना कि वो जाएंगे मणिपुर, यही अपने आप में बड़ी बात है। और ये एक बार फिर जो है, जिसको कहते हैं ना कि हिट विकेट हो जाना क्रिकेट की भाषा में, राजनीति में, वो एक बार फिर हिट विकेट हो गए मोदी साहब जी। एक बार फिर राहुल गांधी ने यहाँ इनिशिएटिव ली, और अब वो राहुल गांधी वहाँ पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन ये खबर तो है कि राहुल गांधी जा रहे हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, अंदेशा मुझे भी ऐसा ही है कि शायद राहुल गांधी को वहां तक पहुंचने न दिया जाए, लेकिन अगर पहुंचते हैं राहुल गांधी तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और यहाँ हिट विकेट होते हुए क्या दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुनील शुक्ला जी। राजीव जी, कांग्रेस ने अभी नहीं, इसके पहले भी पहल की,
अपना एक शिष्टमंडल भेजा, वहां के हालात पर एक रिपोर्ट लिया, फिर सभी दलों के प्रतिनिधियों से बैठक की। आप याद कीजिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या जो सर्वदलीय बैठक होती उसमें आरोप क्या लगाया कि सरकार ने उनको बोलने नहीं दिया, उनको पक्ष रखने नहीं दिया। तो इस पूरे मणिपुर के मामले में राहुल गांधी सहित पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी बहुत एग्रेसिव है और भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं बन पा रहा है कि उसका करे क्या हो। और ये बिल्कुल सही है कि अब ये तो इससे बड़ा गवर्नेंस की असफलता क्या हो सकती है कि किसी भी राज्य में पिछले कई दिनों से हिंसा फैली हुई हो, दो समूह आमने सामने खड़े हों, कानून व्यवस्था का समस्या पैदा हो जाए, पुलिस से हथियार लूट लिए जाएं, केंद्रीय सैनिक बलों को के पास उनका रसद पहुंचने के लिए लोग रोड ब्लॉकेट कर दें और सरकार कुछ न करे, कोई कार्रवाई न हो। और लोगों ने भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जी के अमेरिका दौरे जाने के पहले वहाँ के सभी नेताओं ने, सभी दलों के नेता मणिपुर के, उनसे उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी नेता शामिल थे। उन्होंने प्रधानमंत्री से समय मांगा और उन्होंने समय नहीं दिया। लेकिन एक अलग तरह का नरेशन बनाने की कोशिश, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था किसी का जो मणिपुर का एक कोई इंडिपेंडेंट एमएलए है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थित है। गलत अल्ल बल्ल कुछ भी आप रिकॉर्ड रख देना। वो कह रहे थे बैठ करके कि पिछले सालों में आश्चर्यजनक तरीके से एक वर्ग विशेष की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपके पास आंकड़ा क्या है, जनसंख्या के आंकड़े तो ये बताते नहीं है, जनसंख्या के आंकड़े तो कुछ और बता रहे हैं जो आप कुछ और बता रहे हैं। दो समूहों के बीच में दूरी पैदा करने का एक अलग तरह का एजेंडा चल रहा है और ये बहुत बड़े सफल। निश्चित रूप से मैंने कांग्रेस हमें इस पूरे के पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से मीलों आगे है। जो राजनीतिक पहल होनी चाहिए थी उस पूरे मामले में कांग्रेस ने बहुत ही दृढ़तापूर्वक उसमें कार्रवाई की और कांग्रेस की ओर से समय समय पर जो जानकारियां दी गई कि मणिपुर में हो क्या रहा है, सरकार किस तरह से विफल है, कोई जवाब नहीं इनके पास। और लगातार कांग्रेस मांग करती रही है कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जो अचानक केंद्रीय गृह मंत्री ने बैठक बुलाई उसमें जो कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री उनके आरोप भी आप सुन लीजिए। तो राहुल गांधी की इस पहल से निश्चित रूप से कांग्रेस ने एक जो आप बहुत जो उस राजनीतिक जो पहल के रूप में बहुत आगे चल रही थी, एक और जबरदस्त उसने अपने उपलब्धि हासिल की है। और यही चीजें मैं जो बात कर रहा हूँ कि जो कांग्रेस ने कार्रवाई की है, जो उस तरह से उसने अपने राजनीतिक अभियानों को संचालित किया विभिन्न राज्यों में, यह बीजेपी के लिए समस्या है क्योंकि बीजेपी का पब्लिक कनेक्ट कुछ नहीं है। मुझे यह स्वीकार करने में दिक्कत होगी कि ऐसी कोई पार्टी जिसका पब्लिक कनेक्ट हो और पब्लिक की समस्याओं के साथ उसको अपने आप को जोड़ न सके, कौन सी पार्टी हो सकती है? जो अगर मणिपुर में हिंसा फैली हुई है और आप चुप हैं, कर्नाटक की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, आपने एक मंत्री से इस्तीफा दिलवाया, आप चुप हैं, और आपको ये पता नहीं था कि मणिपुर में होने क्या जा रहा है? क्या मणिपुर, अगर आप कल्पना कीजिए कि मणिपुर जैसी घटनाएं देश के किसी अन्य हिस्से में हुई होती तो क्या इतना ही सन्नाटा रहता? कि चूंकि उत्तर पूर्व, आप कितना आप ये सरकार बोलती थी और प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि उत्तर पूर्व की कितनी उपेक्षा की गई है, राजनीतिक स्वार्थ के लिए उत्तर पूर्व की अपेक्षा की गई और हम इसके विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। यही विकास है। आप भ्रष्टाचार का आरोप की बात आप कर रहे हैं ना कि कितना भ्रष्टाचार हुआ। मेघालय में आपने घूम घूम के उस सरकार की आलोचना की, वो संगमा साहब की सरकार के लिए, कि पूरी सरकार 5 साल तक भ्रष्टाचार में डूबी रही और देश की भ्रष्टतम सरकारों में से एक है। उसी पार्टी के साथ, उन्हीं नेताओं के साथ आप सरकार में शामिल हो गए। कौन सी बात आपकी मानी जाए? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ रहे हैं? कौन, धनंजय जी ने तमाम लोगों का नाम ले लिया, किसको आपने रोक लिया? जो किस आपके पार्टी के किस बड़े नेता के परिवार के लोग आपके पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पे नहीं है? सवाल ये नहीं है। आप ये जो अब सरकार अपनी विफलताओं को इस तरह के कृत्रिम नारों से छिपा नहीं सकती है, अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती है। इस देश का जो बुरा हाल हो गया, जो हर तरह की संस्थाएं कमजोर हो गई, अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी हो गई, लोग, अब सोचिए, ये अभिलेख है ना, या तो डेटा है, स्वामी जी के पास और बेहतर डेटा होगा कि लाखों लोग रोजगार की आशा को छोड़ करके अपने गांव चले गए।
उन्होंने नाउम्मीद हो गए कि हमको रोजगार मिलेगा ही नहीं मिलेगा। ये गवर्नेंस है। एक बड़े पैमाने पर लोग अपने आप और आप कहते हैं कि मानव संसाधन देश में उपलब्ध है। ये भी एक आंकड़ा है कि 76% बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कहना है कि मुझे योग्य लोग भारत में नहीं मिलते हैं। क्या दे रहे हैं आप? तो मेरा अपना मानना है कि लोगों की रोजी रोटी से खिलवाड़ करके आप सत्ता में नहीं रह सकते। अपनी सरकार की विफलताओं को आप इस तरह के नारों से अपने आप को छुपा नहीं सकते। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के जो आपके नारे हैं, वो जब तक आप उस पर खुद कार्रवाई नहीं करेंगे, इन नारों का कोई मतलब नहीं है। और 9 सालों तक आपने कुछ नहीं किया। मैं मान लेता हूं, मैं असहमत हूं धनंजय जी से, इस देश में यूनिवर्सल सिविल कोड की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है साहब। मैं धनंजय जी की बात से असहमत हूं, मैं स्वामी जी की बात से असहमत हूं। लेकिन अगर इतना ही जरूरी था तो 2014 में क्यों नहीं शुरू हुआ? अगर इतना ही जरूरत था तो 2015 में इसकी शुरुआत क्यों नहीं की गई? ये जब चुनाव देश सिर पे आ गया तब आपने इसका सोचा क्यों छोड़ दिया? गोया कि ये जरूरी मुद्दा नहीं है, ये आपके लिए एक राजनीतिक मुद्दा है। इस बिना पर आप एक राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब लोग आपके इस तरह के बातों में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि सरकार को 9 साल लोगों ने आपको अब तक दिया है और 10वां साल आप पूरा करेंगे। और अगर अपनी सरकार की सफलताओं की बात, उपलब्धियों की बात आप नहीं करते हैं तो दोबारा मुझे नहीं लगता कि उस तरह का जन समर्थन आप हासिल कर पाएंगे जो पिछले 2 चुनाव में आपने हासिल किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो जानकारी आप गाँव की दे रहे थे कि कैसे लोग शहरों को छोड़कर गाँव चले गए, वैसे ही जो कुछ शहरी लोग जो देश को छोड़कर चले गए, उनकी संख्या पिछले 10 साल में 70,000 हो गई है। वो लोग जो पासपोर्ट्स जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, वैसे लोगों का आज ही अखबार में आपने पढ़ा होगा कि 70,000 लोग जो हैं वो अपने पासपोर्ट को पिछले 10 साल में 2013 से 2022 9 साल में इन लोगों ने अपने अपने पासपोर्ट 70,000 लोगों ने पासपोर्ट सरेंडर कर दिए। उसमें सबसे पहले नंबर पर गोवा ज़रूर है, लेकिन उसमें गुजरात भी है और चंडीगढ़ भी है। खैर, ये जानकारी, क्योंकि कैसे यहाँ देश ही नहीं छोड़ रहे हैं, नागरिकता छोड़ रहे हैं। इसको नागरिकता छोड़ना कहते हैं, क्योंकि पासपोर्ट आप हिंदुस्तान की नागरिकता, दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हिंदुस्तानी अगर है, डबल पासपोर्ट आप नहीं रख सकते। उस हिसाब से बता रहा हूँ। खैर, आना चाहता हूँ शकील अख्तर जी आपके पास। और मणिपुर की बात यहाँ लगातार होती है और सब डिमांड करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे हैं तो कम से कम मणिपुर के लोगों से मिलें, जो वहाँ के नेता हैं, जो अभी भी उनसे मिलने की आस में बैठे हुए हैं। आपसे बेहतर और कौन जान सकता है कौन कौन है, ये आप बता सकते हैं। लेकिन उसके अलावा राहुल गांधी ने अभी भी प्लान कर लिया है कि वो जाएंगे। क्या लगता है आपको, राहुल गांधी को जाने मिलेगा, जैसी आशंका व्यक्त कर रहे थे अभी हमारे साथी प्रशांत टंडन जी? राजीव जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण खबर सुनाई है और ये वो खबर है जिसका इंतजार लोग बहुत बेसब्री से कर रहे थे। अब स्थिति ये है कि बाजी जो है कांग्रेस के हाथ में है। कांग्रेस एजेंडा सेट कर रही है और बीजेपी जो है इसको फॉलो कर रही है। गेम चेंजर जो स्ट्रोक होता है, जिसे गोदी मीडिया हर बार मास्टर स्ट्रोक कह के बताता है बीजेपी का, वो दरअसल असली मास्टर स्ट्रोक जो है वो आज कांग्रेस ने खेला है। राहुल गांधी को वहां जाने दिया जाएगा या नहीं जाने दिया जाएगा, यह मैटर अब कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा, क्योंकि जैसा कि अभी सुनील जी ने बताया कि कांग्रेस की एक टीम जो है, फैक्ट फाइंडिंग टीम कही गई थी उसको, जिसमें पूर्व सांसद अजय कुमार भी थे, और वो वहां होके आए और उन्होंने आने के बाद बताया कि हमको दरअसल कहीं पे भी मणिपुर में जाने नहीं दिया गया और हमने अपने सोर्सेस से और इम्फाल में बैठ के किसी तरह से डाटा एकत्रित किया है। तो अब 2 दिन तक ये बड़ा मजेदार सीन चलेगा और इसका फायदा निश्चित रूप से कांग्रेस को होगा और बीजेपी इस मामले में बैकफुट पर होगी। गोदी मीडिया बहुत उसको उछालने की कोशिश करेगा कि राहुल को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, राहुल क्यों जा रहे हैं, वहां स्थिति ऐसी नहीं है। लेकिन जो भी है, मणिपुर के लोगों में इससे आत्मविश्वास आएगा और पूरे देश को भरोसा बनेगा कि हां, देश में कोई ऐसा नेता है जो जहां पे भी समस्या होती है, चाहे कितना ही खतरा हो, चाहे उसे रोकने की कोशिश किया जाए, वो जाता है। हाथरस राहुल गांधी गए थे, लखीमपुर खीरी राहुल गांधी गए थे। आज मणिपुर में जो स्थिति है
मतलब कितने आश्चर्यजनक बात है कि प्रधानमंत्री आके अमेरिका से एयरपोर्ट में पूछ रहे हैं क्या चल रहा है, और उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे बहुत ही आश्चर्य से और व्यंग से बता रहे हैं कि आज गृह मंत्री ने, अमित शाह ने प्रधानमंत्री को मणिपुर के बारे में ब्रीफ किया। मतलब प्रधानमंत्री कहना नहीं चाहिए, ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, और जो सोशल मीडिया पे लिखा जाता है वो सच साबित कर रहे हैं और एक महामानव की तरह अपने आप को बना रहे हैं कि जिन्हें इन छोटी मोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मणिपुर को एक बड़ा स्मॉल चीज बना दी है इन्होंने। जिस तरह चीन में जो हमारे लोगों को चीन के लोग गलवान में मार के चले गए और वहां पे घुसपैठ कर ली हो, जहां जमीन को दबाए हुए बैठे हैं, उसके बारे में बात नहीं करते हैं प्रधानमंत्री। उसी तरह ये अपने देश में मणिपुर में जिसका असर पूरे नॉर्थ ईस्ट में फैलने वाला है और फैलना शुरू हो गया है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी भयानक घटना वहां घटी है। हिंदुस्तान की आर्मी, वो आर्मी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हिंदुस्तान का सिपाही इतना वीर था, जिसको अभी में जाके प्रधानमंत्री लेके आए हैं। 3000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों का स्मारक है वहां पे मिस्र में, जहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी गए थे 2 दिन पहले, और जहां मिस्र के लोगों ने उनको बताया, उससे पहले जो है सारी दुनिया की फौज बता चुकी थी कि भारतीय सैनिक कितने वीर थे, कितने बहादुर थे और किस तरह से लड़ते थे। पूरी दुनिया उनका सम्मान करती थी। उस भारतीय सेना से वहां पे 15 लोगों को लोग छुड़ा के ले गए, और सेना, जाहिर है कि सेना के सामने सब बड़ी मजबूरी है, बड़ी परेशानी है। इसमें सेना का कोई दोष है, सेना कहीं कोई पार्टी नहीं है। यही भाजपा हमेशा एक मांग करती रहती थी, कहती थी कि सेना को खुली छूट दे दो। हम सब ने 2014 से पहले खूब सुना है, मीडिया बड़े बड़े हेडिंग लगाता था। वाजपेयी ने मांग करी, अडवाणी ने मांग करी, नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मांग करी कि कांग्रेस की सरकार ने सेना के हाथ बांध रखे हैं। सेना तो राजनीतिक नेतृत्व के आदेशों में ही काम करती है। आज मणिपुर के अंदर पहली बार ऐसा हुआ, पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ कि सेना को उन लोगों को छोड़ना पड़ा। तो आज की स्थिति मणिपुर की इतनी खराब है कि वहां से जो कांग्रेस का फैक्ट फाइंडिंग दल गया था, जब वो लूटा तो उसने बताया था कि वहां गृह युद्ध हो रहा है, जो आज सबने स्वीकार कर लिया। उस वक्त तो कोई मानने को तैयार नहीं था, और कांग्रेस के लोगों के शब्द थे कि ये सूडान और लेबनान बन रहा है। सोचिए कितनी गंभीर स्थिति है वहां पे, और अभी तक मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। उसके बारे में जाना तो बहुत दूर की बात है, ये कहीं से भी ये नहीं आया कि वो चिंतित है उसके बारे में। और जैसा कि आज हमारे सारे साथी बता रहे थे, वो सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि आते ही वहां से उन्हें सीधे मणिपुर जाना चाहिए था, और भोपाल में जाके हिंदू मुसलमान कर रहे हैं वो वहां पे। तो राहुल गांधी का जो ये कदम है, इसने इंदिरा गांधी के उसी टाइम की याद दिला दी जब इंदिरा गांधी एजेंडा सेट करती थी और विपक्ष उसके पीछे पीछे चलता था। लेकिन फर्क बस इतना है कि इंदिरा गांधी पावर में होकर एजेंडा सेट करती थी और राहुल गांधी ने विपक्ष में रहते हुए एजेंडा सेट कर दिया। अब मोदी जी को निश्चित रूप से बोलना पड़ेगा, आज बोले या कल बोले। और गोदी मीडिया के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है कि गोदी मीडिया मणिपुर के मामले में अब बीजेपी की सरकार को किस तरह डिफेंड करे और राहुल पे किस तरह नए से नए आरोप लगाए। वो भी शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। अभी 9 बजे से सारे, अभी 8 बजे से भी हो गई होंगी और 9 बजे सारी डिबेट शुरू हो जाएंगी, और जिसमें राहुल के इस कदम के ऊपर भारी आलोचना की जाएगी। मगर राहुल ने वही किया जो एक विपक्ष के नेता को करना चाहिए। और राहुल में ये जो हिम्मत आई है, राहुल ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, पहल लिया है, इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि उन्हें विपक्ष के नेताओं का, सारे विपक्षी दलों का जो एंडोर्समेंट मिला है, जो समर्थन मिला है पटना से, वो एक बहुत बड़ी ताकत। राहुल गांधी आज विपक्ष के एक ऐसे सर्वमान्य नेता के तौर पर स्थापित हो गए हैं, और न केवल विपक्ष के, हम तो ये कहेंगे कि राष्ट्रीय नेता के तौर पर भी, क्योंकि मणिपुर एक राष्ट्रीय समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा सवाल है ये। नॉर्थ ईस्ट सीमाई प्रदेश है, सारा का सारा सीमावर्ती इलाका है। वहां ऐसी स्थितियां हो, 2 महीने हो जाए वहां पे
150 से ज्यादा लोग मर जाए और मतलब लोग आके आर्मी से हथियार छीन के ले जाए, आदमी से अपने आदमी छुड़ा के ले जाए, एक जातीय समूह इतना ज्यादा असुरक्षित हो कि वो सिर्फ अपने जातीय समूह में ही रह सकता है, उसके अफसर जो हैं अपने जातीय समूह में ही रह सकते हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका घर सुरक्षित नहीं है, राज्य के मंत्री हैं उनका घर सुरक्षित नहीं है, वहां के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कोई सुरक्षित नहीं है और प्रधानमंत्री मौन है। और आरोप लगता था कि मनमोहन मौन है। मनमोहन सिंह ने तो कह दिया था कि इतिहास मेरा न्याय करेगा, और इतिहास वो न्याय कर रहा है। आज हिंदुस्तान में ही नहीं, अभी अमेरिका हमारे प्रधानमंत्री जी होके आए तो वहां के मीडिया के और ओबामा साहब से लेके और सारे डिप्लोमेट मनमोहन सिंह की शराफत को, उनकी विद्वता को और उनके किस तरह से विश्व दृष्टि थी उनके पास, उसको याद कर रहे हैं। बिल्कुल। आज भारत की स्थिति जो है, हम विश्वगुरु तो कहते हैं, लेकिन वो दुनिया की निगाहों में कोई बहुत अच्छी नहीं होने जा रही है। आज दुनिया ये बात साफ पूछ रही है कि भाई आप बोलते हो कि यहां ये हो गया, वहां ये हो गया, यूक्रेन में हमने युद्ध रुकवा दिया, तो मणिपुर में क्यों नहीं रुकवा पा रहे आप? इतनी बड़ी बात कि एक फोन किया और यूक्रेन में युद्ध रुक गया, और मणिपुर में तो हम उसका एवं भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो आज राहुल गांधी ने जो ये पहल की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहल है, और ये 2024 के चुनाव में कांग्रेस के लिए, विपक्षी दलों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, जहां यह बताया जाएगा कि हां, अब अगर प्रधानमंत्री नहीं करते हैं तो विपक्ष और विपक्ष के नेता जो है राष्ट्रीय एजेंडे पे बात करेंगे, और उनसे जो भी होगा वो राष्ट्र के लिए अपनी भूमिका के अनुसार काम करने के लिए निकल चुके हैं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा जल्दी से। धनंजय जी, बहुत कुछ सुन रहे थे आप, हम लोग लगभग 1.25 घंटा इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, 1.25 घंटे से, और इसमें इसी बीच जो खबर आई मणिपुर को लेकर के कि राहुल गांधी वहाँ जा रहे हैं, यानी कि अगले 2 दिनों तक राहुल गांधी चले जाएं, पहुंच जाएं, ये इस देश के लिए और खासकर मणिपुर की जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई तो नेता पहुंचेगा, और सबसे बड़ी बात कि उनके दुखों पर मरहम तो लगाएगा, और उससे भी बड़ी बात कि जैसा कह रहे हैं शकील अख्तर जी कि ये आने वाले चुनाव पर भी असर डालेगा। कैसे देखते हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, चुनाव पे तो कई सारे मुद्दे असर डालते हैं। अब मणिपुर का जो है बिहार में, उत्तर प्रदेश में कितना असर डालता है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन राहुल गांधी ने, मुझे लगता है इसलिए अब कहा कि राहुल गांधी इंतजार कर रहे थे कि राजनीति न हो, प्रधानमंत्री पहले भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको जाना चाहिए, वो जाते वो। अब जब वो प्रधानमंत्री, आज की जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप देख रहे थे, या कहिए बूथ के स्तर के कार्यकर्ताओं को, पन्ना प्रमुखों को वो संबोधित कर रहे थे, तब समझ में आया कि प्रधानमंत्री मणिपुर की हिंसा को किस तरीके से देख रहे हैं। 2 स्थिति है, या तो स्थिति प्रज्ञ हो गए हैं, निष्प्रिय भाव में जी रहे हैं, जीना मरना सब जो है प्रकृति का खेल है, ये मान के बैठे हैं। वो कोई जी रहा है तो कोई मरेगा, उनको फर्क नहीं पड़ता उस। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि उनके लिए वहाँ जो हो रहा है, चूंकि उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं, वही डबल इंजन जिसको कहते हैं, डबल इंजन है। गृह मंत्री बार बार जा रहे हैं, अमित शाह जी, और जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वो संख्या में वहां ज्यादा है। तो जब संख्या में उनके लोग ज्यादा है तो क्यों वो चिंता करें? अभी बांग्लादेश में देखिए 2-4 हिंदू मुसलमान हो जाए, कितना देश का मीडिया चिल्लाने लगेगा। पाकिस्तान में अभी हो जाए हिंदू मुसलमान थोड़ा सा, देखिए कितना चिल्लाने लगेगा। लेकिन मणिपुर से उनको फर्क नहीं पड़ रहा। फिर एक बार बात कहूं कि प्रधानमंत्री जी ने आज प्रशांत भाई, शकील भाई, अमलेंदु जी और सुनील जी, आप सब वो देखिए जो प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे भोपाल में, देखना चाहिए। और अब जो है इस जगह पे आके लगता है, ये मुझे प्रधानमंत्री के सामने बिठा दीजिए, सवाल कीजिए, तो मैं बोलूंगा इनसे क्या सवाल करूं, किसका जवाब देंगे? अब ये प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं, हम तो ताज्जुब में हैं उस पल से कि आपको 250 का 1 GB डेटा मिलता था, अब डाटा जो है वो मिल रहा है 250 में पूरा महीना भर मिल रहा है। तो आप जो है 5,000 रुपया डाटा पे खर्च करते थे, अभी 250, कितना बचाया? 4,750 रुपये। बताइए,
4,750 रुपया इस देश की जनता ने डाटा में बचा लिया, अब महंगाई क्या वो बात करती है। इस तरह की भाषा, इस तरह के जवाब प्रधानमंत्री से अपेक्षा करते हैं। ये हमारे गांव का जो है नथू लाल भी नहीं बोलता है, जो 5वीं क्लास पता नहीं पास हो कि नहीं हो। चौराहे पे, हमारे घर के बाहर चौराहे पे बैठते हैं लोग, तो नथू लाल भी ऐसा जवाब नहीं देगा। बोलेगा कि भाई तब की बात अब है, अभी की बात अब है। तब जो है हम गांव बात करते थे तो 40 रुपया लगता था फोन पे बात करने में 1 मिनट का, अभी फ्री में बात करते हैं या कहिए आधा पैसा लगता है। तो ये कोई जवाब है? पहले लोग जो है कितना पढ़ रहे थे, अभी कितना पढ़ रहे थे, पहले लोग कितनी उम्र में, अब तो मोदी जी को इसका भी श्रेय लेना चाहिए कि आजादी के समय देखिए जब नेहरू जी थे तो 36 वर्ष एवरेज आयु थी, अभी देखिए 69 साल हो गया है, ये मेरी वजह से हो गया है, ये भी बोल देना चाहिए। तो अब ये प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहा जाए, मैं कई दफा परेशान हो जाता हूं। उनको तो नींद आती है कि नहीं आती है मुझे नहीं मालूम, कई बार मेरी नींद चली जाती है कि मैं क्या इस आदमी का करूं और इस देश की जनता क्या कर रही है। भाई आप क्या समझा रहे हो बताइए। मैं तो बहुत उस समय से परेशान हूं कि ये कौन सा सवाल का कौन सा जवाब है। आप 250 रुपया का 500 रुपया मतलब 4,750 रुपया बचा रहे हो, ये कौन सवाल। फिर जो है मुझे लग रहा है कि अब विपक्ष को बड़ा गंभीर होना पड़ेगा और विपक्ष ही को इस देश की चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि मोदी जी को देश की चिंता नहीं है। मैं बहुत बार बार कह रहा हूं कि आरएसएस इस देश के लिए, इस देश हित में सोचने वाला संगठन नहीं है। वो सांस्कृतिक संगठन बोलता है लेकिन संस्कृति से कोई लेना देना नहीं उसका नहीं है। उसका वो शुद्ध रूप से राजनीतिक संगठन है, और ऐसा राजनीतिक संगठन जो अपनी मुट्ठी में यहाँ की सत्ता को रखना चाहता है। उसको हिंदू से कोई लेना देना नहीं है, उसको भारत की जनता से कोई लेना देना नहीं है, उसको भारत की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, उसको भारतीय से कोई लेना देना नहीं है। उसको लेना देना है सिर्फ किस तरह से हम सत्ता में बने रहे। और 9 साल में मोदी जी ने वही किया है, आज भी वही कर रहे हैं वो। आप बताइए कि 9 साल में मोदी जी ने जनता के किस सवाल को हल किया। क्या 370 जनता के सवाल था? क्या राम मंदिर जनता का सवाल था? क्या नोटबंदी जनता का सवाल था? क्या जीएसटी जनता का सवाल था? क्या लॉकडाउन जनता का सवाल था? जब करना था तब तो किया नहीं, और जिस तरह से किया तो आप इस बात पे खुश हो रहे हो कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अरे मोदी जी 140 करोड़ आदमी पे कितना कर्जा चढ़ा दिया है, इसका अंदाजा बताइए। ये बताइए पब्लिक को कि जो इस देश में पैदा लेता है वो भी लाख रुपया से ऊपर का कर्जदार है। ये बताइए, ये बताने की जरूरत है कि इतने सालों में देश के प्रधानमंत्रियों ने उतना कर्ज नहीं लिया जितना आप अकेले 9 साल में ले चुके हो कर्ज। और उस कर्ज का बोझ उस आदमी पे भी है जो दोनों टाइम का रोटी नहीं खा पाता है। ये उस आदमी पे भी है कर्ज जो अभी माँ के गर्भ में है। ये उस आदमी पे भी है जो अभी पति पत्नी बने हैं और उनसे जो कोई संतान पैदा होगी उस पे भी कर्ज डाल के जा रहे हो आप मोदी जी। ये क्यों नहीं बताते? मैं तो यही सवाल आपसे पूछूंगा। लेकिन क्या है अब, मतलब क्या कहा जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई हमारी या उनकी मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बुरी हालत है। इतनी बुरी हालत है, इनको क्यों परेशानी नहीं है। मणिपुर का हाल देखिए, बिहार का हाल देखिए, अभी महाराष्ट्र की बात कही प्रशांत भाई ने कि यहाँ पे जिस तरह से अब मॉब लिंचिंग हो जाती है। आप जो है बीफ का मतलब क्या होता है? आप गौ मांस कह के बोल देते हो, लेकिन किरण रिजिजू तो बोलते हैं कि गौ मांस खाते हैं, उनको आप मंत्री बना देते हो, कानून मंत्री बना देते हो। और एक लड़का कोई मांस लेकर के जा रहा है या कोई जानवर लेकर के जा रहा है तो आप कहते हो कि ये गौ हत्या करने जा रहा है। तो गौ हत्या पे कानून है ना भाई, आप उसको पकड़ो, लेके जाओ अदालत में। अब सरकार ही अगर कहेगी मॉब लिंचिंग कर दो या मॉब लिंचिंग करने वाले को माला पहनाएंगे सरकार के लोग, तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। और इस पे मुझे तो ये भी कहना है कि भैया ये नकवी साहब जो हैं ये सही में मुसलमान हैं भी या नहीं है। मुझे तो इस बात पे भी संदेह है कि शाहनवाज हुसैन सही में मुसलमान हैं कि नहीं है। इनको चिंता करनी चाहिए, मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि आप, धर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं भारतीय नागरिक होने की बात कर रहा हूं कि हम सब नागरिक, हम हिंदू चिंतित है। मोदी जी को लानत मनानत कर रहे हैं, कभी आप ओवैसी को और उनको भी लानत मनानत करके देखो यार। नकवी जी को, नकवी जी के घर के बाहर भी धरना देके देखो जी। राजीव जी तो बड़ी बुरी हालत है। मैं इस पे क्या बोला जाए, आज का भाषण सुन के तो मैं बहुत परेशान हूं।
जी, वो समझ में आ रही है बातें आपकी जो आप कह रहे हैं, और परेशान होने का जो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, और परेशानी ज़रूरी भी है, और पत्रकार हैं तो पत्रकार के नाते पत्रकार ज़्यादा जल्दी परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर शिकन तक नहीं लाते हैं, और वो जो टेंशन है वो दिखाते नहीं हैं। हम लोग भी बैठ कर के मुस्कुराते रहते हैं, जो देश में हो रहा है उसका जिक्र करते हैं, और अपने दर्शकों तक और उनके ज़रिए तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है देश में, सच्ची तस्वीर दिखाने की कोशिश। और उसमें एक जो नई खबर आई वो ये कि राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोई नेता दिल्ली से मणिपुर जा रहा है, और विपक्ष का नेता, जब विपक्षी एकता की बात हो रही है और उसमें राहुल गांधी अगर वहां जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। 29 और 30 तारीख को राहुल गांधी इम्फाल और आसपास के एरिया में जाएंगे, और वहाँ के सिविल सोसाइटी और वहाँ के कुछ कैंप, जो प्रभावित लोग हैं वहाँ के जो कैंपों में रह रहे हैं, उनसे राहुल गांधी का मिलने का प्लान है। अब आगे देखिए, कल 28 तारीख है और अभी तो राहुल गांधी के जाने का ऐलान हुआ है। जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि वो जा पाते हैं या नहीं, चले जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनिशिएटिव लेना, जाने की बात करना, यही सबसे बड़ी बात है। और अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये उम्मीद की जा रही थी। बहुत कुछ हम लोग आज कर चुके इस चर्चा के दौरान, और ठीक 2 घंटा होने जा रहा है इस कार्यक्रम को। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोगों को, शकील अख्तर जी, प्रशांत टंडन जी, धनंजय जी, सुनील शुक्ला जी, अमलेंदु उपाध्याय जी और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप सबको बहुत शुक्रिया।